मेरे डियर साथियों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार जीडब्ल्यू में। तो मेरे डियर साथियों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई ये वन शॉट वीडियो है और इस वन शॉट वीडियो में हम पूरे चैप्टर को जो है ना खत्म करने वाले हैं। और इसमें भाई आप वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में आने हैं और इससे ज्यादा आपको अलग से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया, अच्छे से समझ लिया तो वन शॉट में इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉपिक को। तो बेटा अब हम समझते हैं मोल संख्या को, मतलब मोल कॉन्सेप्ट को। बहुत ही प्यारा चीज है, बहुत ही प्यारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 11th में जो जरूरत पड़ने ही वाली है, साथ में आपको 12th में भी जरूरत पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, टेंशन मत लेना, आपको समझा रहा हूँ एक एक चीज, हर एक पॉइंट को आपको समझाता चलूंगा। ठीक है ना। चलो पहले मुझे आप इतना बताइए बेटा, पहले मुझे आप इतना बताइए, है ना, कि आप अगर किराने की दुकान पे गए शक्कर लेने, अगर आप किराने की दुकान पर गए शक्कर लेने और आपने बोल दिया कि 1 लीटर शक्कर दे दो। मैंने सुना, मैंने क्या बोला, मैंने बोला आप किराने की दुकान पर शक्कर लेने गए और आपने बोल दिया 1 लीटर शक्कर दे दो। दुकानदार आपको देख के ना हंसेगा, पहले तो बहुत हंसेगा और फिर आपसे बाद में कुछ कहेगा। ठीक है। दूसरा, आप गए कहाँ, आप गए भैया जो है ना मीठा तेल लेने। कहाँ गए बेटा, मीठा तेल लेने गए, है ना। और आपने उससे बोल दिया 1 किलो मीठा तेल दे दो, तो भी वो हंसेगा। क्यों? क्योंकि आपने जहां लीटर लगना चाहिए था वहां किलो लगाया और जहां किलो लगना चाहिए थे वहां लीटर लगाया। ये तो आपकी गलती है। हाँ सर गलती है ना। मतलब आपका ये है, मतलब कहने का मतलब मेरा आपसे ये है कि जो ठोस वस्तुएं, ये आप लाइन कहीं लिखना, आइट साइड में लिख लेना। ठोस जो वस्तु होती हैं उनका भैया द्रव्यमान होता है। ठोस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान। और भैया द्रव्यमान का मात्रक जो है ना वो किलोग्राम होता है या फिर ग्राम होता है। ये बात आप कहीं लिख के रखो, ये जो मैं दिखा रहा हूं एक एक चीज आप लिख के रखो। क्योंकि ठोस वस्तुओं का क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान किलो में या ग्राम में होता है। जैसे आप दुकान पर गए शक्कर, किराने की दुकान पर गए शक्कर लेने, तो आपको 1 लीटर नहीं 1 किलो बोलना चाहिए था, क्योंकि शक्कर जो है वो एक ठोस वस्तु है और ठोस वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किलो या ग्राम में मापा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलो अब आगे बोला, आप फिर किराने की दुकान पे गए और आपने बोला 1 किलो तेल दे दो, मीठा तेल, है ना। तो आपको पता है कि जो तेल है वो द्रव है, द्रव अवस्था, और द्रव वो होता है जो इसमें बहने का गुण है। जैसे जल, जल में बहने का गुण है, मतलब जल द्रव है ना। तो जिसमें बहने का गुण होता है वो द्रव होता है। ठीक है। और ध्यान रखना बेटा मेरे भाई, द्रव वस्तु का क्या होता है, आयतन। द्रव वस्तु का क्या होता है, आयतन होता है। ध्यान रखना, द्रव वस्तु का क्या होता है, आयतन। आयतन को इंग्लिश में हम वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ये चीज आप कहीं लिख के रखो, द्रव वस्तु का क्या होता है, आयतन। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। और आयतन बेटा लीटर में या फिर एमएल में, लीटर या मिलीलीटर, लीटर मतलब एल और मिलीलीटर, एमएल मतलब मिलीलीटर, लीटर या मिलीलीटर में मापा जाता है। और एक और बात याद रखो कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं और 1 किलो में 1000 ग्राम होती है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये बात आप आइट साइड में नोट करके रखो। ठोस वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और द्रव वस्तुओं का आयतन होता है। मैं बहुत ही चीजें आपको समझाने वाला हूँ, हवा में कोई चीज बता नहीं रहा हूँ आपको। एक छोटी सी चीज, एक पॉइंट नहीं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको पूरा बहुत ज्यादा सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए ये सब बता रहा हूँ। समझ रहे हो। ठोस वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, किलो या ग्राम में होता है, और द्रव वस्तुओं का आयतन होता है जो आपका लीटर या एमएल में होता है। क्लियर हो गई बात। हाँ तो भाई जब द्रव्यमान का मात्रक किलो है, ये जो आपका किलो या ग्राम है ये क्या है, इनके मात्रक है। लीटर या एमएल है, ये सब क्या है, मात्रक है बेटा। सुन रहे हो आप, ये सब क्या है, मात्रक हैं। वस्तुओं को मापने के लिए इनका उपयोग करते हैं। सर आप ये क्यों बता रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूं बेटा, आप सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, फिर से रिवाइज कर रहा हूं। द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलो। द्रव्यमान को काय में मापा जाता है, किलो में। आयतन को काय में मापा जाता है, लीटर में मापा जाता है ना। तो उसी प्रकार बेटा अणु, परमाणु और जो आयनों की संख्या है इनको भी मापा जाता है। और अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को मापने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वही हमारा मोल संख्या है।
वही हमारा बेटा क्या है, मोल संख्या है ना। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या, अणु परमाणु एवं आयनों की संख्या को मापने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसे मोल संख्या कहते हैं। इस मोल संख्या का मात्रक मोल ही है, इस मोल संख्या का मात्रक मोल ही है। ठीक है सर। हाँ, अब सर इसका सूत्र क्या होता है, तो बेटा ये जो मोल संख्या है इसका सूत्र होता है मोल, एक मिनट पहले तो इसे लिखो, इसे एन से व्यक्त करते हैं, जो है ना इसे स्मॉल एन से व्यक्त करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा मोल संख्या बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान अपॉन में क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। अब सर ये सूत्र होता है, मोल संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो सर हमें यहाँ पर द्रव्यमान नहीं पता, सर हमें यहाँ मोलर द्रव्यमान भी नहीं पता, टेंशन काहे ले रहे हो, मेरे साथ जुड़ो, मैं हर एक पॉइंट को बताऊंगा, बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना काम करो। ये जो ठोस ये चीजें आपने नोट कर ली, इनको मैं हटाता चल रहा हूँ, है ना, जो चीजें आपने नोट कर ली हटाता चल रहा हूँ, और जो चीजें आपको नोट नहीं करें उनको भी नोट करना है। भाई कॉन्सेप्ट हमारा मोल संख्या है, लेकिन आप चीजों को सीखोगे बहुत ज्यादा, चीजों के बहुत ज्यादा सीखोगे आप, ठीक है ना। चलो अब यहाँ द्रव्यमान भी सिखाता हूँ, मोलर द्रव्यमान भी सिखाता हूँ, सारी चीजें समझाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। देखो द्रव्यमान, द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास। अच्छा क्या होता है सर, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। अच्छा सर, जैसे मेरे पास ये बुक है, मेरे पास बेटा ये क्या है, बुक है ना, तो इसका जो द्रव्यमान है, ये जो मेरे पास बुक है ना, इसका द्रव्यमान है, इसमें उपस्थित जो भी पदार्थ है, इसमें जो भी मटेरियल उपस्थित है उसकी जो मात्रा है वो इसका द्रव्यमान है। इसमें जितना मटेरियल है, इसमें जितना भी मटेरियल है वो इसका क्या है, द्रव्यमान है। अब मेरे अंदर जितना भी मटेरियल है वो मेरा द्रव्यमान है ना, मेरा द्रव्यमान है। तो ध्यान रखना, किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य मतलब पदार्थ, द्रव्य मतलब क्या, पदार्थ की मात्रा होती है, सिंपल है बस, है ना। तो किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा होती है, द्रव्य की मात्रा, सिंपल है, खत्म करो, ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। अब द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, जो द्रव्यमान है इसका एसआई मात्रक किलो, केजी मतलब किलोग्राम होता है, और 1 किलो में 1000 ग्राम होती है, याद रखना, ठीक है। इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, जो द्रव्यमान है इसको स्मॉल एम से व्यक्त करेंगे, ये बात याद रखना, स्मॉल एम से, ठीक है ना। और ये आप समझ गए ना पूरा द्रव्यमान। अब समझो भार को, जिसको इंग्लिश में वेट बोलते हैं, है ना। तो किसी वस्तु का जो भार है उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण होता है। देखो द्रव्यमान और भार एक ही नहीं होता, द्रव्यमान और भार जो है ना समान नहीं होता। जैसे मेरा द्रव्यमान है ना, मेरा भार भी है, लेकिन जो भार होता है वो गुरुत्व बल के कारण अलग अलग होता है। गुरुत्व बल के कारण क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। जैसे मेरा पृथ्वी पर भार जितना भी है, लेकिन जैसे ही ऊंचाई बढ़ती जाएगी मेरा भार कम होता जाएगा, और चंद्रमा पर अगर मैं पहुंच गया तो मेरा भार बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, और जैसे ही मैं नीचे जाता जाऊंगा तो मेरा भार कम होता जाएगा। सर ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, तो भाई क्योंकि जो भार है वो किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण आता है ना। मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो मैं यहाँ खड़ा ही नहीं रह पाता भाई, मैं लुढ़कता रहता। तो आपने पढ़ा है ना 9th में गुरुत्व बल, पढ़ा है ना, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा है ना। तो जो गुरुत्व बल है उसके कारण जो है ना भार आता है, ये बात आपको ध्यान रखना। किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण होता है। मेरे पर एक गुरुत्व बल लग रहा है, जरूर लग रहा है, मेरे पर एक गुरुत्व बल लग रहा है, उसके कारण मेरा जो भार है। और भार का सूत्र होता है बेटा, भार कैसे निकालते हैं, W बराबर mg। मतलब m क्या है, m क्या है बेटा, द्रव्यमान है, m क्या है द्रव्यमान, और g क्या है, त्वरण है। जी का है त्वरण, और कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है। कौन सा त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण। तो जब हम द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा करते हैं तब जाके भार आता है। तो ध्यान रखना, भार को हम किससे व्यक्त करते हैं, तो भार को बेटा हम W से व्यक्त करते हैं। ये बात याद रखना, जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए जरूरी है, तब तो मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं कोई बताने का कोई मतलब ही नहीं रहता, ठीक है ना। तो हाँ, किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण प्राप्त होता है, मतलब गुरुत्व बल, सॉरी भार को हम W से व्यक्त करते हैं, और W बराबर mg होता है, याद रखना, ठीक है। और ये जो भार है इसका मात्रक बेटा न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। आपने सुना ना बल का मात्रक न्यूटन है, तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है ना। ये बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये भार है और इसको किससे व्यक्त करते हैं, W से, है ना। ये सारी बात समझ गए, ठीक
ठीक है। द्रव्यमान समझ गए, द्रव्यमान को किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से। ये बातें याद रखो आप, आपको अभी कुछ नहीं पता, आप 10th से 11th में आए हो ना, तो आपको कुछ नहीं पता, आपको चीजों को जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, और जैसे जैसे चीजें समझोगे आपका ज्ञान अपने आप बढ़ेगा, ठीक है ना। चलो अब अगली है, आप हेडिंग डाल दो मोलर द्रव्यमान, ये साइड में ही हम करने वाले हैं। क्या करने वाले भैया, मोलर द्रव्यमान। चलो अब यहाँ पर देखो मोलर द्रव्यमान लिखा है, मोलर द्रव्यमान। मोलर का मतलब होता है एक मोल। एक मोल पदार्थ का जो भी द्रव्यमान होगा वो मोलर द्रव्यमान होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, एक मोल पदार्थ का जो भी द्रव्यमान होता है वो मोलर द्रव्यमान होता है। ये बात क्लियर हो गई आपके लिए, ठीक है ना। चलो तो द्रव्यमान जो है वो ही मोलर द्रव्यमान है। अभी आप इतना समझो, आपने द्रव्यमान को मैंने पढ़ाया, द्रव्यमान को मैंने समझाया, है ना। ध्यान रखना जो द्रव्यमान है वो ही आपका मोलर द्रव्यमान है। बट याद रखना ये एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान, एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा अगला अक्षर ये है कि इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। ये बातें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। चलो ये बात हो गई। अब मेन बात है कि मोलर द्रव्यमान निकालते कैसे, मोलर द्रव्यमान निकालेंगे कैसे, तो सुनो मेरी बात। आप पेरियोडिक टेबल ओपन करो, जल्दी से करो, जल्दी से आप अपनी पेरियोडिक टेबल ओपन करो बेटा, जल्दी से करो, कर लेना ऊपर, ठीक है। अब देखो आप, आपकी पेरियोडिक टेबल में है ना इस टाइप का एक डब्बा सा बना है जिसमें तत्व रखा है, ठीक है सर रखा है। यहाँ पर देखो पहला तत्व देखो हाइड्रोजन होगा, हाँ सर है। उसके नीचे उसका नाम लिखा होगा हाइड्रोजन, लिखा है ना, हाँ सर लिखा है, ठीक है। अब यहाँ जो लिखा है वो क्या है, ठीक है, यहाँ जो लिखा है वो क्या है, ठीक है। तो सुनो आप भाई ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पर जो लिखा है बेटा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये आपका परमाणु संख्या है। ये क्या है, परमाणु संख्या है, ठीक है। और यहाँ जो लिखा है वो आपका मोलर द्रव्यमान है, वो आपका क्या है बेटा, मोलर द्रव्यमान है। तो ध्यान रखना, तत्व का जो मोलर द्रव्यमान जो है वो इस तरफ लिखा है वो है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जो है ना मोलर द्रव्यमान 1 है और परमाणु संख्या भी 1 है। लेकिन आप जरा ऑक्सीजन पे पहुंचना, जरा आप ऑक्सीजन पे पहुंचो, तो ऑक्सीजन पे जैसे ही पहुंचोगे तो यहाँ तो O लिखा है, लेकिन यहाँ 8 लिखा है और यहाँ 15 दशमलव कुछ लिखा है ना। तो 15 दशमलव कुछ लिखा है। तो पहले मेरी बात सुनो बेटा, अगर बेटा दशमलव में कोई भी संख्या 5 या 5 से बड़ी है, ध्यान रखना मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको परमाणु भार बता रहा हूँ, है ना। तो दशमलव में अगर कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो आप 15 मत बोला करो, आप क्या बोला करो, 16 बोला करो, एक बढ़ा दिया करो। लेकिन अगर दशमलव में कोई संख्या 5 से छोटी, जैसे मान के 4 है, तो आप फिर यही नंबर बोला करो। क्या बोला मैंने, कि जैसे मान के चलो दशमलव में अगर 5 से छोटी संख्या है तो यही वाला नंबर बोलो, लेकिन दशमलव में 5 से बड़ी संख्या है तो उसमें 1 जोड़ दो। जैसे मान के चलो ये लिखा है 7.4 लिखा है, तो बताओ इसका मान कितना होगा, तो आप बोलोगे 7 होगा, है ना। अगर ये लिखा होता 7.6 तो आप कितना बोलते, इसको 8 बोलते हैं ना। तो देखो ऑक्सीजन है उसका 8 लिखा है, ये 15.9 लिखा हुआ है, तो आप 15.9 मत बोलो, इसको कितना बोलो, 16 बोलो, ठीक है। तो मैं आपसे बोलूं कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलोगे क्या, 16, क्या है 16 है, ठीक है ना। चलो आप, है ना, तो आप ये बात समझ गए ना। चलो अब मैं यहाँ पर आपको मोलर द्रव्यमान निकालना सिखा रहा हूँ, है ना। द्रव्यमान संख्या जो ए है ना वो द्रव्यमान संख्या होती है ना, द्रव्यमान संख्या या मोलर द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बोलो, जैसे मान के चलो मुझे H2 है, मेरे पास ये क्या है H2। अब आपसे बोला गया है कि आप एक काम करो, H2 का मोलर द्रव्यमान निकालो। सिंपल ही है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जो H है इसका मोलर द्रव्यमान देखो, तो आप बताओ H का द्रव्यमान कितना होता है। अब भी मैंने बताया एक H का, आप अपनी टेबल में देखना, एक H का द्रव्यमान कितना होता है, 1। तो यहाँ कितने H हैं, 2, तो 2 H का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है सर, है ना। और जब एक तत्व का द्रव्यमान लिख लिया जाए तो आप प्लस लगाओ, ठीक है। अब मुझे आगे बताओ O का द्रव्यमान कितना होता है। सर O का द्रव्यमान, सर अब भी आपने बताया था O का सर 16 होता है ना, O एक ही है ना, हाँ, तो O का 16। तो टोटल जब इनको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। क्या जाएगा बेटा, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो एक बात और, इसमें एक चीज और ऐड कर लो कि जो मोलर द्रव्यमान है इसका जो मात्रक है वो होता है यार ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। अभी के लिए आप याद रख लो, बाकी कहाँ से आया मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, ठीक है ना, टेंशन मत लो, ठीक है। तो H2O का जो मोलर द्रव्यमान है वो आपका आ गया ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। चलो
आगे बढ़ो। अब मैंने बोला एक काम करो, आप CO2 का मोलर द्रव्यमान निकालो, है ना, सिंपल है, निकाल दोगे। आप सी का देखो मोलर द्रव्यमान कितना है, जल्दी देखो सी का। तो आप बोलोगे सर सी का 12 है सर, कितना है 12, बहुत बढ़िया। अब देखो सी का हो गया, एक प्लस लगा दो, जैसे ही एक तत्व का हो जाए आप प्लस लगा दिया करो, सी का हो गया प्लस लगा दिया। अब ओ का देखो, तो सर एक ओ का, सर यहाँ 2 ओ है, तो एक ओ का तो सर 16 होता है, हाँ 16 होता है, बट कितने ओ हैं 2, तो एक का 16, 2 का 32, तो लिख दो आप 32, और 32 और 12 को जोड़ दो, आपका आ जाएगा 44, और ये हो जाएगा ग्राम पर। ठीक है, चलो अब मैंने बोला एक काम करो, आप NaOH का निकालो। हाँ सर निकाल देंगे, क्या ही दिक्कत है ना। तो सबसे पहले किसका रखना पड़ेगा, आपको Na का रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो Na का देखो जरा कितना है, पीरियोडिक टेबल में देखो Na का कितना है, आप बोलोगे सर 23 है। ठीक है, O का कितना है ना, Na का हो गया प्लस लगा दो, O का कितना है 16 है सर। H का कितना है देखो, आप बोलोगे सर 1 है। इन सबको जोड़ दो, हो जाएगा 40। ये मात्रक लिख देना, ठीक है ना। ओके, अब मैंने एक काम क्या, मैंने बोला एक काम करो सर, आप H2SO4 का निकाल के बताओ। सर कितनी सिंपल है बात, निकाल देंगे। H का सर एक H का 1, बट 2 H है तो 2 हो जाएगा सर। अब S का तो देखो जरा, S का कितना होता है, तो आप देखोगे 32 होता है। O का देखो कितना होता है सर, एक O का 16 होता है, बट 4 है तो 16 चौके 64। इन सबको जोड़ देंगे 98 आ जाएगा, ये मात्रा है ना। तो ये ऐसे बेटा हम अणुभार निकालेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये मोलर द्रव्यमान है, ये मोलर द्रव्यमान निकालने का मैंने तरीका आपको समझाया, ठीक है ना। तो देखो आप द्रव्यमान समझ गए, मोलर द्रव्यमान भी समझ गए, है ना, सारी बातें आप समझ गए, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाओ, हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। जो मोल संख्या जो आधा अधूरा रह गया ना, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मोल संख्या क्या है, मोल संख्या क्या है, अणु परमाणु आयनों को गिनने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, मोल संख्या कहते हैं। और मोल संख्या का जो मात्रक है वो मोल है, और इसको हम n से व्यक्त करते हैं। ये वाली बातें आपको पहले ही मैंने समझा दे रखी थी, ये अलग से आपको मैं अलग से ये चीजें समझा रहा था जो मैंने आपको समझा दी। क्लियर है बात। देखो बेटा, हमारा टॉपिक तो मोल संख्या है ना, टॉपिक हमारा मोल संख्या। लेकिन बताओ मैंने कितनी चीजें आपको समझा दी, बोलो मैंने कितनी चीजें आपको समझा दी, बताओ। ये चीजें आपको कोई और समझाता नहीं ना। तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करो। चैनल पे नए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सर की मेहनत देखो बेटा, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर बेटा जो मोल संख्या है इसको हम किससे व्यक्त करते हैं, n से लिखा ही है। और द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, तो द्रव्यमान को हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और जो मोलर द्रव्यमान है इसको हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो जो n है इसका फॉर्मूला है स्मॉल m बटे कैपिटल M, स्मॉल m बटे कैपिटल M, ये है आपका फॉर्मूला। ये मोलर द्रव्यमान निकालना मैंने बता दिया। ये स्मॉल m बटे कैपिटल M, ये क्या है, ये आपको पता है द्रव्यमान है, और ये m क्या है, मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। चलो आगे समझो, है ना। तो ध्यान रखना, इस जब भी आपको दिया रहे ये मोल में होगा, ये किस में होगा बेटा, मोल में होगा। तो ध्यान रखना, जब भी मोल में कोई चीज दी है मतलब वो मोल संख्या दी है, ये बात याद रखना। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। अगर कोई चीज मोल में दी है मतलब वो क्या है, मोल संख्या है। आगे सुनो बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा, एक मोल का मान, एक मोल का जो मान है वो होता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, ये जो एक मोल है, इस एक मोल की वैल्यू ये होती है, हमेशा याद रखना, कभी भूलना नहीं। एक मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। महा इंपॉर्टेंट, ये चीज महा इंपॉर्टेंट है ना। क्लियर हो गई बात, इतनी बातें क्लियर है आपके लिए, कोई परेशानी है क्या, नहीं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ठीक है ना। तो इसकी इतनी चीजें आप क्लियर करो, और फिर हम आगे चीजों को जानते हैं। इसकी न्यूमेरिकल भी करना है, आपको न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे, है ना, हर एक पॉइंट सिखाने वाले। ओके बेटा, इसके कुछ न्यूमेरिकल आएंगे, जो हमारा मोल संख्या अब भी कंप्लीट हुआ है उसके न्यूमेरिकल आएंगे, उनको जरा ध्यान से आप समझिएगा। अब भी देखो मैंने क्या पढ़ाया, n बराबर m अपॉन क्या होता है, कैपिटल M होता है। स्मॉल जो m है वो द्रव्यमान होता है, और ये द्रव्यमान हमेशा आपको ग्राम में मिलता है। और ये m है, ये मोलर द्रव्यमान है, और इस मोलर द्रव्यमान का जो मात्रक मैंने आपको समझाया क्या होता है, ग्राम पर मोल, या फिर इसको AMU भी बोल देते हैं बेटा। जो आपका मोलर द्रव्यमान है इसका मात्रक AMU भी होता है। अब AMU क्या होता है सर, AMU का फुल फॉर्म है बेटा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, मतलब परमाणविक द्रव्यमान इकाई। हिंदी में क्या बोल देंगे, परमाणविक द्रव्यमान इकाई, ठीक है ना, बोल देते हैं, ठीक है ना। अब जो AMU है, इस AMU को कभी कभी हम अकेला U लिख देते हैं,
यू का मतलब यूनिट होता है, यू का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। यू मतलब क्या है, यूनिट है। यू अकेला मतलब क्या है, यूनिट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अकेला यू लिखा है मतलब आप ये समझ लेना कि AMU लिखा है, ठीक है ना। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उनके जवाब देना। और एक बात ये और ध्यान रखना कि एक मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमने सारी चीजें आपको समझा के रखी हैं, अभी हमने आपको बताया, ठीक है ना। चलो, ये जो मोल संख्या होती है, मैंने आपको समझाया ना क्या होती है मोल संख्या, तो आपको बताया है कि अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को हमें गिनना है अगर, तो हम मोल संख्या का उपयोग करेंगे, ठीक है। मतलब अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को गिनने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो आपका मोल संख्या होता है, वो आपका क्या होता है, मोल संख्या होता है, ठीक है ना। चलो, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो बेटा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे के रखा देता हूं। मैंने आपसे बोला कि बताओ भैया, मैंने बोला आपसे कि बताओ भैया 2 मोल, कितना मोल बेटा, 2 मोल H2 में कितने परमाणु हैं, ठीक है ना। 2 मोल H2 में कितने परमाणु हैं, ठीक है ना, कितने परमाणु हैं, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, बोलो। तो देखो भाई, 2 मोल H2 में परमाणुओं की संख्या पूछी। देखो किसकी संख्या पूछी बेटा, परमाणुओं की। तो आपको पता है ना, अणु, परमाणु और आयनों के लिए किसका उपयोग करते हैं, मोल संख्या का उपयोग करते हैं ना, बिल्कुल हाँ सर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो हमसे क्या बोला है, 2 मोल H2 में, तो देखो इस 2 मोल H2 में हमें परमाणु की संख्या बताना है, ठीक है ना। 2 मोल H2 में हमें क्या बताना है, परमाणु की संख्या बतानी है, ठीक है। तो इस 2 मोल H2 को 2 इंटू 1 मोल नहीं लिख सकते क्या, आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 2 और 1 मोल की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, ये होती है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, बिल्कुल सर सही हो जाएगा, है ना। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 का 0 में 0, है ना, और 2 6 12 हो गया। तो 12.044 इंटू 10⁻23, ये इतने परमाणु होंगे, ठीक है ना। तो 2 मोल H2 में कितने परमाणु होंगे, तो भाई 2 मोल की वैल्यू आप निकाल लो, तो 12.044 इंटू 10⁻23 कितने होंगे, परमाणु होंगे। आ रहा है बात समझ में, ठीक है, आ रहा है बात समझ में, बिल्कुल सर आ रहा है बात समझ में। अब जैसे मान के चलो हमारे पास एक क्वेश्चन मिल गया कि भाई 1/2 मोल, कितने बेटा, 1/2 मोल O2 में कितने परमाणु। अब यहाँ पर ध्यान सुनना, 1/2 मोल O2 में कितने परमाणु, ये हमसे बोला है ना। हमसे 1/2 मोल की वैल्यू पूछी, ध्यान सुनना बेटा, 1/2 मोल की वैल्यू पूछी। अभी हमारे पास 2 मोल की थी, है ना, तो 2 में हमने 1 का गुणा कर दिया था। अब हमारे पास 1/2 मोल है, तो सिंपल से हमारे पास आंसर 1/2, 1/2 मोल O2 में हमें पता करना है, ठीक है। तो क्या 1/2 को ऐसा नहीं लिख सकते, 1/2 इंटू 1 मोल, बोलो नहीं लिख सकते, आप बोलोगे सर लिख सकते हैं। तो देखो 1/2 और 1 मोल की वैल्यू क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23, आप बोलोगे हाँ सर होती है, क्या ही दिक्कत है ना। अब 2 से भाग लगाओ, देखो 2 बटे में तो भाग लगाओ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो जैसे ही हमने इनको काटा तो 3.011 इंटू 10 की घात कितना आ गया, 23 आ गया, आया ना। तो 1/2 में कितने परमाणु होंगे, तो इतने परमाणु होंगे, ये इसका आंसर है, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। तो बेटा जैसे ही आपसे 50 मोल का बोले, 100 मोल का बोले, आपको क्या ही फर्क पड़ता है कि आपसे कितने मोल का बोल रहा है ना। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने मोल का बोल रहा है, आप इसको आसानी से बना पाओगे, आसानी से इसको क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। कितने भी मोल का बोले, ठीक है, जैसे 1/2 मोल का बोल दिया, है ना, जैसे 2 मोल का बोल दिया, 50 मोल का बोल दे, 100 मोल का बोल दे, तो क्या ही दिक्कत है बताओ, है ना। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, कुछ है जो आपके पहले हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, और ये हमसे यहाँ पर ये बोला गया है कि 16 ग्राम O2 में परमाणुओं की संख्या क्या है। ध्यान सुनो मेरे बेटा, 16 ग्राम O2 में हमसे परमाणुओं की संख्या पूछा है बेटा, कितने ग्राम O2 में, 16 ग्राम है, ठीक है ना। अब देखो भाई परमाणुओं की, देखो अणु की, परमाणु की या आयनों की संख्या हमें अगर ज्ञात करना है तो हम मोल का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, मोल का। और बिना मोल का उपयोग किए हुए ना हम अणु बता सकते हैं, ना परमाणु बता सकते हैं, ना हम आयन बता सकते हैं, बोलो बता सकते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ सर नहीं बता सकते, क्या ही दिक्कत है, नहीं बता सकते, ठीक है। अब यहाँ हमसे बोला है कि भाई 16 ग्राम O2 में परमाणुओं की संख्या बताओ, हमसे 16 ग्राम O2 में परमाणु की संख्या बताया, पूछने को बोला है, ठीक है। तो पहले जो आपका जो ग्राम शब्द दिख रहा है, ग्राम, और ग्राम में क्या होता है, द्रव्यमान, मतलब ये आपको द्रव्यमान दिख रहा है। तो ये जो 16 ग्राम है इसको मोल में बदलेंगे,
16 ग्राम को पहले हम काय बदलेंगे बेटा, मोल में बदलेंगे। और ध्यान से सुनना बेटा, अगर हमें ग्राम को मोल में बदलना है तो मोल में बदलने का फॉर्मूला केवल एक ही होता है। तो हम यहाँ लगाएंगे बेटा n बराबर एन बराबर स्मॉल एम बटे कैपिटल एम। अब स्मॉल एम क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्मॉल एम हमारे पास द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान हमें ग्राम में होता है, द्रव्यमान काय में होता है, ग्राम में, और ग्राम में होता है, और द्रव्यमान सर हमें दे के रखा। तो यहाँ पर स्मॉल एम का मान तो आपको 16 दे के रखा। कहाँ से पता चला, क्योंकि स्मॉल एम क्या होता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान ग्राम में होता है, मतलब ये आपको ग्राम वाला दिया है, मतलब ये 16 है। अच्छा सर m क्या होता है, तो सर m होता है मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान यहाँ सर किसका चाहिए, तो हमें O2 का मोलर द्रव्यमान चाहिए। कितने का चाहिए बेटा, O2 का चाहिए। तो बेटा एक जो O होता है इसका जो मोलर द्रव्यमान 16 होता है। कितना होता है बेटा, 16 होता है, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है। अब यहाँ क्या है बेटा, O2 है, तो एक O का मोलर द्रव्यमान 16, तो यहाँ कितने O हैं, 2, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। 16 से काट दो, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, मतलब n का मान जो है ना 1/2 आया, और n का मान काय में होता है, मोल में, मतलब 1/2 मोल आपका आ चुका है ना। तो जो 16 ग्राम O2 को हमने काय में बदल दिया, मोल में बदल दिया, जो आपका कितना आया है, 1/2 मोल आया है, ठीक है ना। मतलब हमें 1/2 मोल में परमाणु की संख्या बतानी है। 1/2 मोल में हमें क्या बतानी है बेटा, परमाणुओं की संख्या बतानी है, ठीक है ना। तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे। तो इस 1/2 मोल को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 × 1 मोल लिख सकते हैं। बिल्कुल सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर देखो, ये तो 1/2 ही है, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। हाँ सर होती है, ठीक है। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6.0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सब कट जाए, ठीक है। तो ये हमारा बचा 3.011 × 10⁻23, है ना। मतलब 16 ग्राम O2 में परमाणु की संख्या इतनी है। तो ध्यान मेरे भाई, ध्यान रखना है कि परमाणुओं की संख्या के लिए हमें मोल का उपयोग करना है। मतलब जो 16 ग्राम है इसको हमें मोल में बदलना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा, वरना आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब हमारा दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि भाई 28 ग्राम N2 में परमाणुओं की संख्या। अब देखो ये भी हमें काय में दिया है, ग्राम में, तो ग्राम में दिया तो पहले मोल में बदलना पड़ेगा, और मोल में बदलने का फॉर्मूला आपके पास क्या है, n बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M। अब स्मॉल m क्या है सर, स्मॉल m द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान ग्राम में होता है, तो 1 ग्राम में है, ठीक है। तो ये हमने आपका कितना रख दिया, 28 रख दिया। अब कैपिटल M क्या है सर, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ किसका मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ N2 का, ठीक है। तो 1 N का द्रव्यमान कितना होता है, 1 N का द्रव्यमान होता है बेटा 14। आप देख लो अपनी पेरियोडिक टेबल में 14 होता है। तो यहाँ कितने n है, 2, तो 2 का कितना होगा, 28 हो जाएगा सर। 28 से 28 कट गया, 1 आया है, और ये n का मान है, तो ये मोल में आ गया। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया बेटा, 1 मोल आ गया, है ना। मतलब 1 मोल, देखो जो 28 ग्राम को मोल में बदला तो 1 मोल आ गया, और 1 मोल की हमसे वैल्यू पूछी है ना। 1 मोल की वैल्यू हमसे बेटा क्या की है, पूछी है। तो 1 मोल की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, तो 6.022 × 10⁻23, मतलब 28 ग्राम N2 में परमाणु की संख्या कितनी है, इतनी, ठीक है। 1 मोल आया, क्योंकि पहले हमने इसको मोल में बदला, तो मोल आया, तो 1 मोल की वैल्यू हमसे पूछी है, और 1 मोल की वैल्यू हमने इसको बता दी, हमने इसको समझा दी, है ना। क्या दिक्कत है, नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और कुछ आगे क्वेश्चन को समझते हैं। चलो, और यहाँ पर बेटा जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है आपका 52, है ना। क्या लिखा है बेटा, 52 ग्राम हीलियम, 52 ग्राम हीलियम। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है। 52 मोल आर्गन में हमें परमाणु बताना है, ठीक है ना। फिर 52 यूनिट, यू मतलब यहाँ पर AMU से, है ना, में हमें परमाणु बताना है। फिर 52 ग्राम हीलियम में परमाणु बताना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा आराम से, ठीक है। ये तो सिंपल ही है। देखो ये तो आपका मोल में ही है, देखो 52 मोल आर्गन में हमें परमाणु बताना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जो आपका आंसर है इसका क्या हो जाएगा, देखो ये जो 52 मोल है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 52 × 1 मोल, ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो ये 52 आपका, और 1 मोल की वैल्यू 6.022 × 10⁻23 हो गया, है ना। तो ये जो 52 है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, कर दूं मल्टीप्लाई। तो 52 दूनी कितना होता है बेटा, 104 होता है। तो 104 का आ जाएगा, 104 का आपका आ जाएगा 4, हासिल में 10 आएगा। 52 दूनी 104 और 10 114,
4, हासिल का आपका 11 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर हासिल का 11 आ जाएगा तो ये यहाँ 1 आ जाएगा, है ना, ये आपका 0 है ना, तो 52 का 0 में करेंगे 0, हासिल हमारे पास क्या है 11 है, तो 11 में से 1 लिखा जाएगा, 1 फिर हासिल आ जाएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 6 का 30 और 1 31, ठीक है, और हासिल का कितना है हमारे पास 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 313, आप गुणा कर लेना इसको, तो ये हो जाएगा आपका 313 हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। चलो, और यहाँ दशमलव कितने हैं पहले, 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये 313 और ये 10 की घात अपना कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 23। तो ये आपका जो 52 मोल आर्गन है इसमें इतने जो है ना परमाणु होंगे, 313.144 इंटू 10 की घात 23 इतने परमाणु होंगे, समझ रहे हो आप, ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना, सिंपल है, क्योंकि 52 मोल बोला था तो 52 का 1 मोल में गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना है, और ये हमने गुणा ही किया है और कुछ विशेष नहीं किया, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर ये देखो बोला है 52 मोल यू में हीलियम, जो 52 यूनिट हीलियम है इसमें कितने परमाणु होंगे, ये हमसे बोला है, यू का मतलब क्या है AMU, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट है, समझने वाला है, ध्यान से सुनने वाला है। देखो आप यहाँ पर मेरी बात सुनो, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान बताओ कितना होता है, आप बोलोगे सर 4 होता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 4U होता है, 4U मतलब 4 यूनिट होता है, U किसका मात्रक है, मोलर द्रव्यमान का है, और हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान है वो 4 होता है। आप अपनी पेरियोडिक टेबल में देखो ना बेटा, पेरियोडिक टेबल में देखो, हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 4U होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक U का द्रव्यमान 4U, मतलब 4U जो 4U, ठीक है, 4U मतलब 4U में कितने परमाणु होते हैं, देखो हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान 4U है, मतलब 4 यूनिट में कितने परमाणु होते हैं, देखो एक परमाणु, तो 4 यूनिट बराबर कितना होता है भैया, एक परमाणु होता है, कितना परमाणु होता है, परमाणु एक होता है, किसके लिए, हीलियम के लिए। तो एक यूनिट में कितने परमाणु होंगे, तो एक यूनिट में एक की वैल्यू निकालनी है तो 4 बटे में चला जाएगा, देखो 4 यूनिट में एक परमाणु, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालनी 4 बटे में चला जाएगा, 1/4 परमाणु, 1/4 परमाणु, है ना। लेकिन हमें 52 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 52 यूनिट की, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना अब 52 यूनिट में परमाणु, 52 यूनिट में परमाणु, ठीक है। तो देखो एक यूनिट में इतने परमाणु, तो हमें 52 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 1/4 इंटू 52 हो जाएगा, है ना, परमाणु, ठीक है, ये परमाणु, ठीक है, 4 से काट दो कितनी बार जाएगा, 13, ठीक है, मतलब 52 यूनिट जो है ना, 52 यूनिट में परमाणु कितने आ जाएंगे बेटा, तो 52, देखो एक यूनिट में इतने परमाणु, तो 52 यूनिट में, तो इसमें 52 का गुणा कर दिया, कितने का गुणा कर दिया, 52 का, तो कितना आया 13, तो ये आपके 13 परमाणु आ जाएंगे, कितने परमाणु आ जाएंगे, 13 परमाणु आ जाएंगे, ठीक है ना। तो समझे कि नहीं समझे, बोलो, है ना। तो थोड़ा सा आपको दिख ही नहीं रहा है भाई, है ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा आप देख नहीं रहा, बाकी आप समझ गए ना, कितने परमाणु आए, इधर 13 आया, कितना आया 13, तो ये 13 परमाणु आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 13 परमाणु आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो बस ऐसा ही है कि हीलियम के एक परमाणु का निकाल लिया, कितना जो है ना मोलर द्रव्यमान है, 4 यूनिट होता है, तो 4 यूनिट में कितने परमाणु, मतलब एक परमाणु होता है, तो एक यूनिट में कितने, 1/4 परमाणु, हमें 52 यूनिट का निकालना है, तो 1/4 में 52 का गुणा कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, ये देखो भाई 52 ग्राम हीलियम की बात हुई है, अब देखो ये ग्राम आया, तो ग्राम को मोल में बदलना है, तो ग्राम को मोल में बदलने के लिए n बराबर क्या होता है, W/m होता है, ठीक है, तो n W की वैल्यू कितनी दी है, सॉरी स्मॉल m बटे कैपिटल M होता है। देखो बेटा पहले मैं जो W पढ़ाता था इसीलिए वो बार बार वही चीज आ रही है, बाकी स्मॉल m और कैपिटल M है, ठीक है। अब स्मॉल m क्या है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान की वैल्यू कितनी दी है, 52, ठीक है। अब हीलियम देखो क्या लिखा है, हीलियम क्या लिखा है, हीलियम, और हीलियम का द्रव्यमान कितना होता है 4, तो ये रखा 4, है ना, m का मान कितना है 4, है ना, तो 4 से काट दिया, तो ये आपका 13 बार में कटा, तो n का मान कितना आ गया, 13 मोल आ गया, ठीक है, हमें 13 मोल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इनको 13 इंटू 1 मोल कितना होता है
6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका हम जैसे ही गुणा करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट था, मोल संख्या था, प्लस न्यूमेरिकल, मतलब हमने न्यूमेरिकल तक आपको कंप्लीट करा दिया। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा एंड कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखो हमारा मोल संख्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया, आणविक सूत्र हो गया, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही हमारे पेपर में आते हैं। तो हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है और सारी चीजें, वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम में सीधे छप सकती है, सीधे एग्जाम में आपके उतरती है, ठीक है ना। चलो बढ़ाते हैं आगे। चलो मेरे डियर साथियों, अब हम समझते हैं क्या मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्या बोला मैंने, मूलानुपाती सूत्र, और दूसरा कौन सा सूत्र है, आणविक सूत्र। सिंपल है, ये सूत्र ही है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। क्या ही डिफरेंस है मैं आपको सबको समझाता हूं, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना है आपको, बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, हर एक पॉइंट, हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर पहले देखा हम मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र बढ़िया तरीके से समझेंगे, बढ़िया तरीके से जानेंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन उससे पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है ना, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, फिर आप आसानी से इनको समझ जाओगे, ठीक है ना। चलो अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ बेटा ये क्या लिखा है ना। आप बोलोगे सर ये H2O लिखा है, हाँ H2O ही लिखा है। लेकिन बेटा मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये क्या अणु या यौगिक लिखा है। हाँ आप बोलोगे हाँ सर क्या है बात है ना, ये सर अणु या यौगिक ही है, मतलब ये अणु है या फिर यौगिक ही है। हाँ सर सही बात है सर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। अच्छा मतलब मुझे ये बताओ, अब ये पता चल गया आपको, पता ये अब ये आपको पता चल गया कि ये अणु या यौगिक है। हाँ सर ये पता चल गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि ये जो अणु या यौगिक है इसमें क्या होता है। अरे सर इतनी सी बात, अणु या जो यौगिक होता है सर उसमें तत्व होते हैं। बढ़िया बढ़िया है। अणु या जो यौगिक होता है उसमें तत्व होते हैं या परमाणु। तो बताओ इसमें तत्व है, हाँ आप बोलोगे हाँ सर है। अब मैं बोलूं H कितने हैं, तो आप बोलोगे H2 है। हाँ मैं बोलूं O कितने हैं, आप बोलोगे सर O 1 है। हाँ सिंपल है। मैं आपसे बोलूं कि यहाँ H2O2 लिखा है, इसमें कितने H हैं, आप बोलोगे 2। O कितने हैं, आप बोलोगे 2, ठीक है। मैंने बोला C6H6 लिखा है, मैंने बोला C कितने हैं 6, मैंने बोला H कितने हैं, आप बोलोगे 6, ठीक है। ये बात समझ गए, ठीक है। अब यहां समझो बेटा, जो अनुपात है वो आपने पढ़ा होगा अभी तक, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि जो अनुपात है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है सर वास्तविक अनुपात। कौन सा अनुपात, वास्तविक अनुपात, ठीक है ना। हाँ, और एक होता है बेटा सरलतम अनुपात। कौन सा अनुपात, सरलतम अनुपात, ठीक है ना। कौन सा अनुपात बेटा, सरलतम अनुपात। हाँ सर ये चीज हमें नहीं पता, हमें आप बताइए, बिल्कुल टेंशन मतलब बता रहा हूं, ठीक है। सुनो ये लिखा है मैंने बेटा 2:4 लिखा है, तो बताओ ये 2:4 क्या किसी संख्या से कट रहा है। अब बोलोगे हाँ सर कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हाँ अब बताओ ये वाला कट रहा है क्या, नहीं ये कट नहीं रहा, और ये आपका कट रहा था तो आपने काट दिया तो 1:2 आ गया। तो ये जो अनुपात जो कटता है, जो अनुपात कटता है वो अनुपात होता है वास्तविक, और जो अनुपात नहीं कटता वो आपका सरलता। ध्यान रखना है ना, जो अनुपात कटता है वो वास्तविक और जो नहीं कटता वो सरलता, ठीक है सर समझ गए। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये 3:6 है, ये कौन सा अनुपात है। आप बोलोगे सर ये वास्तविक है क्योंकि कट रहा है। हाँ मैंने बोला 3:5, बताओ कौन सा है। आप बोलोगे सर ये सरलता में नहीं कट रहा है, किसी भी संख्या से नहीं कट रहा। देखो आप 3:5 किसी भी संख्या से नहीं कट रहा, मतलब ये सरलता में। हाँ जो नहीं कटेगा वो सरलता में, और जो कट जाएगा वो वास्तविक है। जो नहीं कटेगा वो सरलतम, और जो कट जाएगा वो वास्तविक है, ठीक है ना। तो बस सरलतम और वास्तविक समझ गए। मूलानुपाती और आणविक सूत्र बहुत ही सिंपल है, समझ गए आप, टेंशन मत लो। देखो पहले हेडिंग क्या डाली है, मूलानुपाती सूत्र, और दूसरी हेडिंग क्या है आपकी आणविक सूत्र। साथ ही साथ में पढ़ाऊंगा, दोनों सूत्रों को मैं साथ में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सुनो, किसी अणु में उपस्थित तत्वों के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। किसी अणु में उपस्थित या किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं, सरलतम। और किसी अणु में उपस्थित तत्वों के या किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के वास्तविक अनुपात को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं। सरलतम अनुपात प्रदर्शित करने वाला मूलानुपाती, और वास्तविक अनुपात प्रदर्शित करने वाला आणविक। समझ गए, समझ गए ना। हाँ
ठीक है, समझ गए। अब सर इसके एग्जाम्पल तो बताओ, तब तो मजा आएगा। बिल्कुल एग्जाम्पल सीखो, मैं एग्जाम्पल आपका मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ, है ना। देखो आप यहाँ पर ये आपके पास सूत्र लिखा है H2O2, ठीक है ना। यहाँ पर समझिएगा बात को, यहाँ पर बात को समझिएगा। मैं यहाँ पर अनुपात निकाल रहा हूँ। यहाँ H कितने हैं, आप बोलोगे 2, है ना। O कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2। तो मैं आपसे बोलूंगा कि बताओ जो 2:2 है, ये कौन सा अनुपात है। आप बोलोगे सर ये 2:2 सर कट रहा है सर। अगर ये कट रहा है तो सर ये वास्तविक है। हाँ, अब जब इसको काट देंगे तो सरलता में बदल जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 1:1 कौन सा अनुपात है, सरलता। 1:1 कौन सा अनुपात है, सरलता। तो अगर हमें इसको आणविक सूत्र में लिखना है तो वास्तविक अनुपात में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये 2:2 में लिखा है, मतलब ये कौन सा अनुपात है, वास्तविक। तो अगर हम इसको ऐसा ही का ऐसा लिखते हैं H2O2, तो ये आपका आणविक सूत्र हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसका मूलानुपाती सूत्र लिखना है तो मूलानुपाती के लिए इसको सरलतम अनुपात में लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इस 2 को काटा तो 2 एकम 2, मतलब 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बार काटा 2 एकम 2, और इसको काटा तो 2 एकम 2, H भी आपका कितना हुआ 1, है ना। तो ये आपका सरलता अनुपात 1 और 1 आया, मतलब H आपका 1 रखना चाहिए, O भी आपको 1 रखना चाहिए। तो ये आपका मूलानुपाती होगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। तो हमें मूलानुपाती सूत्र के लिए इनको सरलतम अनुपात में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो H कितने हैं 2, सॉरी Hg कितने हैं 2, और Cl भी कितने हैं 2। तो इनको काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना। तो अगर इसका आणविक सूत्र लिखना है तो सेम वास्तविक अनुपात, तो ये वास्तविक अनुपात है, ऐसा ही का ऐसा लिख दो Hg2Cl2। और अगर हमें इसको सरलतम अनुपात में लिखना है तो Hg हमारा बना आया ना, तो Hg को हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा, और Cl को भी क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। ऐसे इसको देखो काटो, ये 6:6 सरलतम नहीं है ना, वास्तविक है। 6:6 वास्तविक है। तो अगर ये वास्तविक में ही अनुपात है तो वास्तविक में ही अगर इसको ऐसा लिख दें C6H तो ये आणविक है। लेकिन सरलतम के लिए इसको काटना पड़ेगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, मतलब C को कितना मिला, 1 मिला, तो C1 H को कितना मिला, 1 मिला, मतलब ये आपका मूलानुपाती है। ऐसे ही इसको देखो, अब ये कट रहा है, हाँ कट रहा है। देखो ये 6:, देखो ये अगर कटेगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ काट दूं, ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, मैंने ये सरलतम लिख दिया, है ना। तो ये आपका जो 6 12 6 ये वास्तविक है। तो वास्तविक में अगर लिखा है कोई सूत्र तो वो आपका आणविक सूत्र है। और अगर इसको सरलतम में ले जाना है तो C को कितना मिला 1, है ना। H को कितना मिला 2, देखो H C को 1 मिला, H को 2 मिला, ठीक है। H कितने रखने हैं 2, और O को कितना रखना है 1, ठीक है ना। ऐसे ही इसको देखो सर, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, फैले हुए हैं। तो ध्यान रखना मेरे डियर साथियों, जब भी कोई फैली हुई व्यवस्था देखे इस टाइप की, है ना, तो सबसे पहले क्या किया करो, उनको आप साथ में जोड़ लो। जैसे मान के चलो C एक इधर है, एक इधर है, तो C को इकट्ठा करके लिख लो C2। अब H कितने हैं, 3 इधर है, 1 इधर है, तो H को लिख लो 4, और O इधर है, 1 इधर 1 इधर, तो O लिख लो 2, तो C2H4FO2, है ना। इनको काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो C को कितना मिला, देखो अगर आणविक सूत्र लिखना है तो आणविक सूत्र आपका यही होगा, है ना, क्योंकि ये आपके कौन से उसमें है, तो ये आपके वास्तविक अनुपात में है, तो इसका ये आणविक सूत्र यही होगा CH3COOH। लेकिन मूलानुपाती सूत्र निकालना है तो इसको सरलतम लाना पड़ेगा, और सरलतम में लाए तो C क्या बना, 1 बना, H कितना बना, देखो 2 बना, तो H 2 बना, और O कितना बना, 1 बना, ठीक है ना। चलो अब ये अनुपात देखो, तो आप बोलोगे सर ये 2 है और ये 1 है, तो 2:1 है सर, ये तो सरलतम ही है। अब सरलतम है तो ये आपका कौन सा सूत्र है, मूलानुपाती सूत्र है, ना कि आणविक सूत्र, आणविक सूत्र नहीं, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप सभी मेरे डियर साथियों को ये पूरी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, और इतनी सी भी परेशानी नहीं होगी, इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। बस इतना याद रख लेना कि वास्तविक अनुपात, आणविक सूत्र, सरलतम अनुपात, मूलानुपाती सूत्र, है ना, सबको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और एक फॉर्मूला लिख लेना बेटा, एक फॉर्मूला आप सभी लिख लेना कि जो आणविक सूत्र है ना, आणविक सूत्र है ना, अगर हमें इसको मूलानुपाती सूत्र से प्राप्त करना है, ठीक है ना, किससे प्राप्त करना है, मूलानुपाती सूत्र से, है ना। तो मूलानुपाती सूत्र है, इसमें हम n का जो है ना गुणा कर देंगे तो ये हमारा आणविक सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मूलानुपाती सूत्र में n क्या है, मोल संख्या, है ना, n क्या है, मोल संख्या। तो
तो मूलानुपाती सूत्र में अगर हम n से गुणा कर देंगे तो हमें आणविक सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप लिख लेना। और ये मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र वाला जो कॉन्सेप्ट था वो होता है खत्म। मुझे उम्मीद है मेरे सभी डियर साथियों को बहुत अच्छे से एंड बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ओके, ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक करो। देखो मैं बीच में आपकी डिस्टर्ब नहीं करता, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लो अपना चैनल, अपना ही परिवार है ये बेटा, ठीक है। मेरे डियर साथियों, अब हम आ चुके हैं कहां पर? सार्थक अंक पर। किस पर बेटा? सार्थक अंक पर, है ना, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं बेटा? सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो सार्थक लिखा हुआ है, सार्थक। अब सार्थक नाम से, शब्द से ही समझ में आ रहा है कि सार्थक होता क्या है। देखो सार्थक का मतलब होता है सही। सार्थक का मतलब क्या होता है? सही होता है। तो मतलब सार्थक अंक है मतलब सही अंक है। हमारे पास जो सार्थक अंक होता है एकदम सार्थक मतलब सही अंक होते हैं, है ना। अब सार्थक या सही अंक, कौन से सार्थक या सही अंक होते हैं, किसके लिए यूज किए जाते हैं? तो देखो किसी मापी गई संख्या में, किसी भी मापी गई, जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक मापी गई संख्या है, तो किसी मापी गई संख्या में जितने अंक उस माप की सटीकता के बारे में मतलब सत्यता के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक मापी गई संख्या है, इसमें जितने अंक इस माप की सटीकता के बारे में बताएंगे, इस माप की सत्यता के बारे में बताएंगे, वो सभी आपके सार्थक अंक कहला जाएंगे, ठीक है ना। तो अब सार्थक अंक पहचानना एक बड़ी बात है। सार्थक अंक पहचानना एक बड़ी बात है कि इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें कितने हैं। तो सार्थक अंक को पहचानना हम जो है ना, हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। सार्थक अंक को कैसे निकालते हैं हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखा देंगे। हर एक पॉइंट के बारे में आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। चलो, तो सार्थक अंक के कुछ नियम हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जानो कि भैया जो नॉन जीरो अंक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और जीरो जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो आप जीरो के बारे में सब लोग को जानकारी है। जीरो आपका जीरो होता है। जीरो आपका क्या होता है? जीरो होता है। अच्छा सर, नॉन जीरो क्या होते हैं? तो नॉन जीरो भैया 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ। मतलब कहने का मतलब कहीं ना कहीं बेटा कि जो 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो आपकी नॉन जीरो के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। जिसको हम गैर शून्य भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? गैर शून्य भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है बेटा? शून्य है और ये हमारा गैर शून्य है, ठीक है। तो नॉन जीरो मतलब जो गैर शून्य होते हैं वो आपके 1 से 9 तक होते हैं और आपके जीरो आपके ये है, ठीक है ना। तो हमें तो सार्थक अंक निकालना सीखना है कि सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है, हमें उस चीज के बारे में जानकारी लगाना है, ठीक है। तो सार्थक अंक के लिए बेटा हमारे पास कुछ नियम हैं। उन नियमों को हम एकदम से अच्छे तरीके से जानेंगे विद एग्जांपल। आप हर एक पॉइंट को, हर एक सार्थक अंक को पहचान लेंगे ऐसे चुटकियों में, ठीक है। नियम को समझते हैं और एक एक पॉइंट को समझेंगे। आपको चुटकियों में यूं समझ में आ जाएगा हर एक चीज, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिएगा। देखो पहला आपका पॉइंट कहला है, नियम है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, ठीक है ना। जितने भी गैर शून्य अंक हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। जितने भी गैर शून्य अंक हैं वो सब क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। अच्छा कैसे सर? तो देखो ऐसे बेटा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये लिखा है 2 5 6, है ना, 2 5 6 बेटा। अब पूछा कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो अभी लिखा है ना सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें सभी गैर शून्य ही है, तो 2 है, 5 है, 6 है, तो इसमें कितने अंक है? 1 2 3। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए, है ना। कितने हो गए? 3 हो गए। जैसे ये लिखा है 2.562। अब बोला कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, तो 1 2 3 4, इसमें 4 सार्थक अंक है, ठीक है। तो जितने भी गैर शून्य हैं वो सब सार्थक अंक होते हैं। अपने दिमाग में डाल लो, वो सब सार्थक अंक होते हैं जितने भी गैर शून्य अंक हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसमें कितने हैं? 3 है ना। तो दशमलव वाला पूर्णांक हो या बिना दशमलव वाला पूर्णांक हो, अगर गैर शून्य है तो वो सब सार्थक अंक होंगे, है ना। तो जैसे इसमें 4 है, इसमें कितने हैं? 3 है। तो ये वाला पॉइंट समझ गया बहुत अच्छे से। अब भाई गैर शून्य अंक तो जितने भी होते हैं वो सभी सार्थक अंक होते हैं। खेल बेटा होता है शून्य का। खेल किसका होता है? शून्य का, क्योंकि शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं होता। ध्यान रखना, शून्य जो है वो सार्थक अंक नहीं होता। गैर शून्य है वो सभी सार्थक अंक होते हैं। तो शून्य किसका रहता है बेटा? सॉरी, खेल किसका रहता है? शून्य का ही, ठीक है। तो
देखो कभी शून्य को सार्थक अंक मान लिया जाता है और कभी शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता। तो कौन से शून्य को सार्थक अंक माना जाता है, कौन से शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाता, खेल तो इसका ही है, बाकी तो सब इजी है, बाकी तो सब इजी है ना। खेल तो किसका है, शून्य का, ठीक है ना। तो शून्य का जो खेल है उस शून्य के खेल को हम खत्म कर देंगे, है ना। हम आपको समझा देंगे हर एक पॉइंट के बारे में, आपको टेंशन नहीं लेना, बस हम आपको एग्जाम्पल निकाल के बता रहे हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ। अब देखो ये पहला पॉइंट समझ गए, अब दूसरा पॉइंट समझो। कह रहा है कि दो गैर शून्य अंक के बीच वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तो देखो हमें सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा शून्य सार्थक अंक होता है। तो क्या लिखा है, दो गैर शून्य अंक के जो बीच वाला शून्य होता है वो आपका सार्थक अंक होता है। जैसे मान के चलो यहाँ लिखा है 8008, ठीक है ना। अब बताओ क्या ये दो गैर शून्य अंक के बीच में है? हाँ बिल्कुल है, ये भी गैर शून्य अंक है और ये भी गैर शून्य अंक है। तो अगर बीच में कोई शून्य आ गया तो वो सार्थक अंक होता है, मतलब ये वाला जो शून्य है वो सार्थक अंक होगा। तो इसमें टोटल कितने सार्थक अंक होंगे, तो देखो ये तो सार्थक अंक होता है, ये 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, है ना। बात समझ में आई। अब यहाँ पर देखो जैसे ये लिखा है 6.00, है ना, 12, है ना। अब इसमें भी देखो ये गैर शून्य अंक है और ये भी गैर शून्य अंक है। तो दो गैर शून्य अंकों के बीच में है ना ये शून्य, तो दो गैर शून्य अंकों के अगर बीच में कोई शून्य होता है तो वो सार्थक अंक होता है। तो ये तो सार्थक अंक है, ये भी है, ये भी है। तो टोटल कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो ये वाला पॉइंट आप समझ गए कि नहीं समझे, है ना। ये वाला पॉइंट समझ गए, है ना। अच्छा अब ये वाला समझ गए। अब हम आगे समझते हैं कि कौन सा शून्य सार्थक अंक होता है। ये तो हमने समझ लिया कि बीच वाला सार्थक अंक होता है। अब इसको समझो, इसमें बोला है दशमलव वाले पूर्णांक में, दशमलव वाले पूर्णांक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, दशमलव वाले पूर्णांक की बात हो रही है। तो दशमलव वाले पूर्णांक में अंत वाला शून्य, कौन सा शून्य बेटा, अंत वाला शून्य सार्थक अंक होता है। जो दशमलव वाला पूर्णांक होता है उसमें जो अंत वाला शून्य होता है वो आपका सार्थक अंक होता है, मतलब सार्थक अंक माना जाता है। सर कैसे, कौन सा, हमें एक बार समझाएंगे आप। बिल्कुल टेंशन काहे ले रहे हो, हम हर एक पॉइंट को समझाने वाले हैं, हर एक चीज को आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर मेरे भाई यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल, मैं एक बार थोड़ी सी जगह देखता हूँ, हाँ है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमारे पास पर्याप्त जगह है यहाँ पे, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर भाई मेरे पास एक पूर्णांक लिखा है 1.500, ठीक है। अब बताओ क्या ये दशमलव वाला पूर्णांक है, हाँ सर ये दशमलव वाला पूर्णांक है। सर ये दशमलव वाला पूर्णांक है, देखो सर ये लगा दशमलव, तो क्या लिखा है, दशमलव वाले पूर्णांक में अंत वाला शून्य सार्थक अंक होता है। तो दशमलव वाला पूर्णांक होता है, इसमें जो अंत वाला शून्य होता है वो आपका सार्थक अंक होता है, बिल्कुल सर सार्थक अंक होता है। तो इसमें ये वाले जो शून्य है वो सार्थक अंक होंगे, बिल्कुल सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो 1 2 3 4, तो टोटल सार्थक अंक इसमें कितने हैं बेटा, 4 हैं। कितने हैं बेटा, 4 हैं। आगे बताओ, बिल्कुल आगे कितने सार्थक अंक आ गए, 4 आ गए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान सुनना, मेरा एक दूसरा एग्जाम्पल आपको लिख के बता रहा हूँ। जैसे ये लिखा हुआ बेटा मेरे पास 500.0, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब बोला है कि बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो भाई इसमें जो सार्थक अंक हैं वो मेरे भाई ध्यान रखना 3 हैं। आप बोलोगे सर आप बोल रहे थे दशमलव वाले जो पूर्णांक में है अंत के शून्य सार्थक अंक होते हैं, बिल्कुल अंत के शून्य सार्थक अंक होते हैं, लेकिन गैर शून्य अंक के बाद वाले, ठीक है ना, गैर शून्य अंक के बाद वाले। तो इसमें ये गैर शून्य अंक ये है और इसके बाद वाले ये शून्य है 2, तो ये वाले शून्य सार्थक अंक होंगे। अब तुम सोचो कि यार ये वाला शून्य तो ये सार्थक अंक नहीं होगा, इसीलिए मैं एग्जाम्पल लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंक बेटा कितने हैं, 3 हैं। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं बेटा, 3 है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, जैसे ये लिखा है 0.0500, बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो भाई पहले वाले शून्य तो सार्थक अंक नहीं होंगे। देखो यहाँ पर एक नियम लिखा है, देखो किसी पूर्णांक में प्रारंभ के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, तो प्रारंभ के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, ठीक है। तो ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला एग्जाम्पल अभी दे दूंगा, ठीक है ना। ये वाले 2 एग्जाम्पल आप समझ गए, है ना। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एंड
कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना बेटा। चलो अगला पॉइंट आप समझो। ठीक है ना। अभी मैं आपके इनको एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाऊंगा। ठीक है ना। अब देखो ये बोला है कि बिना दशमलव वाले पूर्णांक में, अगर हमारे पास कोई बिना दशमलव वाला पूर्णांक है, ठीक है, तो अंत वाले जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होते, है ना। जैसे बिना दशमलव वाला कोई पूर्णांक है तो उसके अंत वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। जैसे मैं एग्जांपल आपको देखूं तो ये 2 3 4 लिखा है और ये लिखा है 0 0। देखो ये दशमलव नहीं है, कॉमा है। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, बिना दशमलव वाला पूर्णांक है, हाँ है, तो अंत वाले जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं माने जाएंगे। मतलब ये वाले जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होंगे, है ना। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, केवल 3 होंगे। कितने होंगे, 3 होंगे बेटा। ध्यान रखना इस पॉइंट को, इस बात को आपको ध्यान रखना है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं और अगले क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलो हमारे पास ये लिखा है 126, ठीक है, और यहाँ लिखा है 3 0। तो बताओ ये सार्थक अंक होंगे क्या, नहीं होंगे। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 3। ठीक है। तो बिना दशमलव वाले पूर्णांक के अंत वाले शून्य जो है ना सार्थक अंक नहीं माने जाते, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट है, किसी पूर्णांक में प्रारंभ के शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। अब वो पूर्णांक आपका दशमलव वाला भी हो सकता है और बिना दशमलव वाला भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे फर्क नहीं पड़ता कि पूर्णांक आपका दशमलव वाला है या बिना दशमलव वाला, है ना। पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, मतलब नहीं होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो जैसे ये लिखा है 0.005, है ना। अब ये दशमलव वाला पूर्णांक है हमारे पास, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी पूर्णांक को, किसी पूर्णांक में प्रारंभ के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है। तो इसमें जो प्रारंभ के शून्य है ये वाले, ये सार्थक अंक नहीं होंगे, केवल सार्थक अंक होगा ये वाला। ठीक है ना। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, आप बोलोगे सर 1 है। कितना है बेटा, 1 है ना। चलो अब नेक्स्ट लिखा है बेटा, ये लिखा है 0.0025। बोलो इसमें सार्थक अंक कितने हैं। तो प्रारंभ वाले तो सार्थक अंक होंगे नहीं, तो इसमें कितने होंगे भैया, केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है ना। चलो तो ये हमने कुछ सार्थक अंक के आपको नियम कराए हैं, है ना, और विद एग्जांपल इनको आपको समझाया भी है। ठीक है ना। अब आगे की कुछ कहानियां हैं, उनको थोड़ा सा और समझिएगा, आप उनको और जान लेते हैं। ठीक है ना। चलो अब बेटा चाहो तो आप अगला पॉइंट बना लो, 6वां पॉइंट, और चाहो तो नहीं बनाना तो ऐसे ही समझ लो बेटा कि जो 10 की घात जो होती है ना उसको सार्थक अंक में नहीं माना जाता। 10 की घात वालों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। 10 की घात जो होती है ना उसको सार्थक अंक में नहीं गिना जाता। जैसे मान के चलो ये लिखा है 1.5 इंटू 10 की घात माइनस का 34, ये लिखा हुआ है। तो ये जो 10 की घात है इसको सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा। इसमें सार्थक अंक केवल इसमें गिने जाएंगे, और इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2। ठीक है ना। और 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, इसमें जो सार्थक अंक है वो इन नियमों के अनुसार निकल जाएंगे, इन नियमों के अनुसार निकल जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना बेटा। चलो ये वाला पॉइंट आप समझ गए। ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो मेरे पास लिखा है ना 0.5 इंटू 10⁻⁻10, है ना। तो 10 की घात को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा, 10 की जो घात है इसको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें ही गिने जाएंगे। तो कितने हैं इसमें, 1, है ना। तो इन पॉइंट को, इन बातों को आपको अच्छे याद रखना है, क्योंकि ये सार्थक अंक आपके पेपर में आने वाला है। ठीक है ना। क्या इसके कुछ एग्जाम्पल कराऊं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फटाफट से उनके आप आंसर, बेटा इनके एग्जाम्पल जो आपको दिख रहे हैं ना, इनके आंसर दे दो आप जल्दी से। ठीक है ना। देखो पहले का आंसर दे दो। आपको पता है पहले वाले शून्य, कोई सा भी हो, दशमलव वाला हो या ना हो, उसके शून्य सार्थक अंक नहीं होते। तो पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे तो सार्थक अंक यही वाले होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब आपको पता है बीच वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, तो ये गिने जाएंगे, तो 1 2 3 4 टोटल 4 हो जाएंगे। ठीक है। बीच वाले गिने जाते हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाएंगे टोटल। ठीक है ना। अब ये दशमलव वाला पूर्णांक है, तो दशमलव वाले पूर्णांक में अंत के शून्य सार्थक अंक होते हैं, लेकिन किसके, गैर शून्य अंक के। तो गैर शून्य अंक में ये 2 ही हैं, तो ये सार्थक अंक होंगे, ये नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कितने सार्थक अंक हुआ टोटल, 3। लेकिन ये देखो बिना दशमलव वाला पूर्णांक है, तो अंत वाले शून्य सार्थक अंक क्या होते हैं, नहीं माने जाते। तो इसमें कितना सार्थक अंक है, 1 है। ठीक है। अब ये बीच वाले हैं तो सार्थक अंक होंगे ही, तो इसमें कितने होंगे बेटा, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हो गए, 5।
तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनके आंसर कर सकते हो। आप समझ गए होंगे, है ना। आपकी बुक में से देख लेना, एक दो आपके पेपर में जरूर आते हैं, इनको आपको तैयार रखना है, ठीक है ना बेटा। चलो डियर साथियों, अब जो है ना हम पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो रासायनिक संयोग के नियम, तो देखो भाई रासायनिक संयोग के नियम क्या है। तो भाई जिन नियमों के तहत कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है उन नियमों को हम रासायनिक संयोग के नियम भाई बोलते हैं, है ना। मतलब बिना, अच्छा बताओ कोई अभिक्रिया बिना नियम के संपन्न हो सकती है, बताओ। आप बोलोगे सर नहीं, कोई अभिक्रिया बिना नियम के कैसे संपन्न हो जाएगी। हाँ ये सही बात है, कोई भी अभिक्रिया बिना नियम के संपन्न नहीं होती, नियम तो उसमें लगता ही है ना। तो नियम कौन सा लगता है, रासायनिक संयोग का नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम बेटा कितने पढ़ने हैं हमें, है ना, 4 पढ़ने हैं, ठीक है। कितने पढ़ने हैं हमें, सॉरी 5 पढ़ लेंगे हम। कितने पढ़ लेंगे, 5 पढ़ लेंगे। तो रासायनिक संयोग के नियम बेटा हम कितने पढ़ेंगे, 5 पढ़ेंगे। तो पहला हम पढ़ेंगे, देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब द्रव्यमान संरक्षित है भाई, है ना। ये नियम द्रव्यमान के बारे में बताता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ठीक है ना। चलो अब दूसरा है हमारा बेटा स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा हमारा कौन सा बेटा, स्थिर अनुपात का नियम है। कौन सा नियम है बेटा हमारा, स्थिर अनुपात का नियम। मतलब इसमें कुछ ना कुछ चीज स्थिर रहती होगी ना, इसीलिए तो इसको बोला गया स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा हमारा है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम मतलब यहां पर कोई ना कोई चीज गुणा में चलती होगी, पक्का गुणा में चलती होगी, इसीलिए तो इसको बोला गया गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट हमारा है गैलू-सैक का नियम, या गैलू-सैक का नियम बोल सकते हैं बेटा। गैलू-सैक या गैलू-सैक का नियम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और 5वां हमारा नियम है बेटा आवोगाद्रो का नियम। कौन सा नियम है बेटा, आवोगाद्रो का नियम। तो ऐसे करके बेटा हमें 5 नियम पढ़ने हैं, जो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अब पहली हेडिंग जमाइएगा, और पहली हेडिंग हमारी बेटा है रासायनिक संयोग के नियम में पहला हमारा नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो पहला हमारा कौन सा नियम है बेटा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो यहां पर नाम लिखा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, मतलब इसमें कोई ना कोई, मतलब जो द्रव्यमान है, ये नियम जो कहता है कि जो द्रव्यमान है वो हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब सुरक्षित, और सुरक्षित वो होता है जो कभी नष्ट ना हो। सुरक्षित किसे कहते हैं, सुरक्षित वो है जो कभी नष्ट ना हो। सिंपल है, सिंपल है ना। तो सुन लो भाई, इस नियम का जो प्रतिपादन है मेरे डियर साथियों, इस नियम का जो प्रतिपादन है वो किया था 1789 में। हुआ था, कब हुआ था बेटा, 1789 में हुआ था। और किसने कहा, किसने किया था, तो वो किया था लेवुजियर, है ना। और लेवुजियर कौन है भैया, आप सबको पता है, केमिस्ट्री के फादर है। लेवुजियर कौन है, केमिस्ट्री के फादर है ना। तो केमिस्ट्री के जो फादर है, इन्होंने ही इस नियम का प्रतिपादन किया था। समझ गए कि इनका जो इस नियम का प्रतिपादन है वो लेवुजियर ने किया था, और कब किया था, 1789 में किया था, ठीक है ना। अब देखो इस नियम में बेटा ये बात बोली गई कि जो द्रव्यमान है वो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, है ना। मतलब द्रव्यमान जो है उसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, और ना ही द्रव्यमान को कभी उत्पन्न किया जा सकता। अच्छा सर, ना द्रव्यमान को हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम द्रव्यमान को उत्पन्न कर सकते हैं। अब द्रव्यमान जानते हो ना, द्रव्य जानते हो कि नहीं जानते हो, बोलो द्रव्य या द्रव्यमान जानते हो कि नहीं जानते हो। आप बोलोगे हाँ सर, क्यों नहीं जानते, द्रव्य या जो द्रव्यमान है वो एक ही बात है, और हम जानते हैं दुनिया की प्रत्येक वस्तु, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, है ना, छोटी हो या बड़ी हो, दृश्य हो या अदृश्य, अगर उसमें वजन है और वह स्थान घेरती है तो वो आपका क्या है, पदार्थ या द्रव्य होता है। हाँ तो सही बात समझे, और सही बात समझे हो तो ध्यान रखना, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। द्रव्य मतलब द्रव्यमान ही आप बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो तो इसकी जो है ना यहाँ पर थ्योरी लिखी आ रही होगी बढ़िया सी, है ना, तो आप उस थ्योरी को आप देख लेना, है ना। चलो अब मैं इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ, इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल है बेटा, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो ये मोमबत्ती है वो नष्ट नहीं होती, बल्कि 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 क्या, तो बल्कि क्या, यहां पर पहले समझो, है ना, यहां पर पहले समझो। जैसे भाई मेरे पास ये एक मोमबत्ती, ठीक है ना, मेरे पास ये एक क्या है, मोमबत्ती, ठीक है ना, ये एक मोमबत्ती, ठीक है ना। यहां पर ये मेरे पास एक मोमबत्ती, ठीक है ना, यहां पर अच्छी सी नहीं बनी क्या, है ना। चलो ठीक है, आप समझ गए ना, ये मोमबत्ती है और ये मोमबत्ती की लोग, ठीक है। जब ये मोमबत्ती लाया था ना मैं बाजार से, तो ये मोमबत्ती 100 ग्राम की थी। ये मोमबत्ती कितने की थी भाई, 100 ग्राम की थी, ठीक है।
लेकिन जब मैंने इस मोमबत्ती को जला दिया तो जब ये मोमबत्ती कंप्लीटली जल गई है तो इसमें केवल और केवल हमें, है ना, 20 ग्राम, केवल और केवल हमें 20 ग्राम मोम प्राप्त हुआ, है ना, मोम प्राप्त हुआ, है ना, केवल और केवल क्या प्राप्त हुआ, 20 ग्राम मोम प्राप्त हुआ। बाकी 80 ग्राम कहां गया? लाया था जब तो 100 ग्राम की और बची कितने की, 20 ग्राम की, सर बाकी कहां गया, है ना। और अब भी देखो, अब भी क्या लिखा भी है, द्रव्यमान को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, द्रव्यमान को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये तो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। हाँ सर लिखा भी है, लेकिन सर ये तो गलत बात हो गई, फिर ये तो सिद्ध गलत हो गया ना सर, ये लेवोजियर महोदय ने गलत बात बताई है। तो द्रव्यमान नष्ट तो हो गया, 100 ग्राम से 20 ग्राम बचा, नष्ट तो हो गया, और कहां गया? नहीं बेटा, नहीं नहीं, नष्ट नहीं हुआ, कहां गया? यहां समझाओ, यहां समझो पहले, है ना। तो ध्यान से सुनो बात, अगर बेटा इस मोमबत्ती को हमने जलाया, इस मोमबत्ती को जलाया, तो मुझे इतना बताइए कि जब मैंने इसको जलाया तो क्या इसमें से CO2 बाहर नहीं निकली होगी? हाँ सर, जब मैंने जलाया तो धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली होगी, बिल्कुल, है ना। तो जैसे ही मैं जलाऊंगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी? आप बोलोगे हाँ सर बनेगी। क्या बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का भार नहीं होता? अरे सर क्यों नहीं होता, होता है कार्बन डाइऑक्साइड का भार, बिल्कुल, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का भार होता है। तो मान लेते हैं इसके अंदर से जो है ना 40 ग्राम जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गए। हाँ सर सही बात, ठीक है। अब बताओ, जब मैंने इस मोमबत्ती को जलाया होगा तो क्या इसके अंदर जल वाष्प नहीं बनी होगी? आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, जल वाष्प बनी होगी, जल वाष्प मतलब H2 बनी होगी, बिल्कुल। क्या जल वाष्प का भार नहीं होता? सर होता है। तो मान लेते हैं 40 ग्राम इसमें से जल वाष्प बन गई। अब भैया जोड़ो, 40 और 40, 80 और 20, 100 हो गया ना। 100 कहां नष्ट हुई? बोलो नष्ट हुई क्या? नहीं, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदली थी, जो आपको देख नहीं पा रहे थे, जो आप उसको देख नहीं पा रहे थे, बस एक रूप से दूसरे रूप में वो बदली थी, वो नष्ट नहीं हुई थी। समझ रहे हो आप? तो एग्जाम्पल इसका लिख लो, जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोमबत्ती नष्ट नहीं होती, बल्कि CO2 और जल वाष्प में बदल जाती है, जबकि CO2 और जल वाष्प में बदल जाती है, वो नष्ट नहीं होती। क्लियर हुआ? ये पूरा नियम आप समझ गए कि नहीं समझ गए? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही बेटा कोई सा भी पदार्थ हो दुनिया का, वो नष्ट नहीं होता, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। और अगर हमें वो दूसरा रूप दिखाई नहीं देता तो हम कहते हैं नष्ट हो गई, हम कहते हैं नष्ट हो गई। बस यही बात है, और कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। चलो इसके दूसरे नियम की हेडिंग आप डालो। चल तो बेटा दूसरा नियम आप डाल दीजिएगा हेडिंग, है ना। दूसरा नियम आप कॉपी में अपनी हेडिंग डाल लो जल्दी से, ठीक है ना। चलो तो और उसको हम समझते हैं बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत तो हमें है नहीं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ देखो, दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है ना। चलो पहले इसको समझाऊंगा, टेंशन मत लो। आप ये बताओ मुझे, ये आपके पास मैंने एक क्या लिखा बताओ, मैंने क्या लिखा ये बताओ, H2 लिखा। बताओ H2 यौगिक है, अणु है, क्या है? बोलो, जो मैंने लिखा है यहाँ पर H2O, ये क्या है? यौगिक है, अणु है, क्या है ये बताओ? बोलो जल्दी, क्या है? H2O क्या है? यौगिक है, अणु है, क्या है बताओ? तो आप बोलोगे सर इसको हम यौगिक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? यौगिक बोल सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, आप यौगिक बोल सकते हैं, ठीक है। अणु भी बोल सकते हो, क्या टेंशन नहीं है, ये आपका अणु भी बोल सकते हो, क्योंकि अणु को एक प्रकार से हम यौगिक मान सकते हैं, ठीक है। अणु भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बताओ इस अणु में क्या परमाणु है? आप बोलोगे हाँ सर इस अणु में परमाणु है। देखो सर इसमें H है, कितने हैं? दो इसमें H है, और O है सर, O एक है। हाँ तो बताओ इस यौगिक में परमाणु है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर है, इस यौगिक में परमाणु है, या इस यौगिक में तत्व है, परमाणु ही तत्व होता है, तो इस यौगिक में तत्व है क्या? आप बोलोगे हाँ सर। हाँ मैंने यहाँ पर लिखा CO2, है ना। मैंने बताओ इस यौगिक या जो अणु है इसमें तत्व या परमाणु है? आप बोलोगे हाँ सर, इसमें C एक है, O2 है। हाँ ठीक है, तो मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं कि किसी भी यौगिक में तत्व होते हैं। हाँ किसी यौगिक में तत्व होते हैं, या फिर किसी यौगिक में परमाणु होते हैं। हाँ सर होते हैं, क्या ही दिक्कत है बताओ? होते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? तो देखो अब इस नियम को समझ जाओ। देखो सबसे पहले तो ये सुन लो कि इस अनुपात ये जो नियम आपको दिख रहे हैं ना, इस नियम का प्रतिपादन भैया 1799 में हुआ, ठीक है ना। 1799 में हुआ। किसने किया था? तो प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना। तो जो स्थिर अनुपात का नियम है 1799 में दिया गया था, और किसने दिया था? प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। हाँ ठीक है सर, हम ये बातें समझ गए, 1799 में दिया था, प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है सर, ये बात हम समझ गए।
अब सर ये जो स्थिर अनुपात का नियम है कहता क्या है, वो सुनाओ, वो बताओ। तो भाई यहां पर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखो नाम शब्द लिखा है स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें स्थिर रहती है चीज, हाँ रहती है। तो बेटा ये जो नियम कहता है, ये नियम कहता है किसी भी यौगिक में, दुनिया का कोई सा भी यौगिक है, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों की जो द्रव्यमान का अनुपात है, उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात है, वो हमेशा निश्चित होता है, हमेशा निश्चित होता है। सर अभी बहुत अच्छे से नहीं समझे, देखो आप यहां पर समझो, जैसे मान के चलो भाई H2O, H2O को मैं कहीं से भी प्राप्त करूं, चाहे मैं H2O को नदी से प्राप्त करूं, चाहे मैं H2O को तालाब से प्राप्त करूं, है ना, चाहे मैं H2O को नाली से प्राप्त करूं, या H2O को मैं कहीं से भी प्राप्त करूं, है ना, उसका सूत्र तो H2O ही होगा। बताओ, अगर H2O नहीं है सूत्र, मतलब वो जल नहीं है, तो आप नदी से प्राप्त करो, तालाब से प्राप्त करो, नाली से प्राप्त करो, वर्षा से प्राप्त करो, दुनिया में से कहीं से भी प्राप्त करो आप जल को, उसका सूत्र तो भैया H2O ही होगा। हाँ सर होगा। और जब इसका सूत्र H2O है, जब इसका सूत्र H2O है, तो इसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान, तो बताओ H का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर एक H का द्रव्यमान या एक H का जो भार है वो एक होता है, तो 2H का भार कितना होगा, 2 होगा सर, हाँ होगा। O का भार, सर O का भार 16 होता है, तो ये रहा आपका 16। अब काटा इनको, तो जैसे ही हमने काटा तो 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, तो मतलब 1:8 आया, 1:8 आया। तो कहने का मतलब ये है मेरा सिर्फ आपसे कि जो जल है, जल को दुनिया में से आप कहीं से प्राप्त करो, जल को दुनिया में कहीं से भी प्राप्त कर लो, आप जल को दुनिया में से कहीं से भी प्राप्त कर लो, इसमें उपस्थित तत्वों का भार 1:8 ही आएगा, है ना, 1:8 ही आएगा, ये नहीं बदलेगा। तो यही तो इस नियम में कहा गया, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो हमेशा स्थिर रहता है, हमेशा निश्चित रहता है, वो कभी नहीं बदलता। ऐसे ही जल को चाहे नदी से, तालाब से, नाली से, कहीं से ही प्राप्त करो, इसमें उपस्थित तत्वों का भार 1:8 ही होगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप CO2 की बात करें, है ना, ऐसे ही CO2 की बात करें तो भाई CO2 को कहीं से प्राप्त करो, चाहे लकड़ी को जला के प्राप्त कर लो, चाहे कंडेंस को जला के प्राप्त कर लो, चाहे किसी कारखाने से प्राप्त कर लो, या फिर आप वायुमंडल से, क्योंकि वायुमंडल में भी तो CO2 होता है, चाहे वायुमंडल से प्राप्त कर लो। CO2 को दुनिया में से आप कहीं से प्राप्त कर लो, क्या ही दिक्कत है, कहीं से प्राप्त कर लो, इसमें उपस्थित तत्वों का भार हमेशा कितना आएगा, निकाल के देखो। C कितना है, तो C का भार कितना होता है सर, 12 होता है C का भार, है ना, पता है ना आपको, पेरियोडिक टेबल उठा के देखो 12 ही होता है कार्बन का भार, ठीक है ना। अब O का, सर एक O का 16 होता है, तो 2 O का कितना होगा, 32 होगा, है ना, सिंपल ही है ना, एक O का 16 होता है, 2 O का 32 होगा, पेरियोडिक टेबल उठा के देख लो, है ना। तो इसको सरल अनुपात में ले आओ, तो इसको काट दो, तो आप काट सकते हो, T चौके 12, है ना, T चौके नहीं 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 8 32, तो ये 3:8 आ गया। तो आप CO2 को दुनिया में कहीं से भी प्राप्त कर लो, इसमें उपस्थित तत्वों का भार जो है वो 3:8 ही आएगा, वो कभी नहीं बदलेगा, ये स्थिर रहेगा, यही इस नियम में बोला गया है ना, यही इस नियम में बोला गया। ऐसे ही हम CH4 की बात करें, बताओ CH4 को दुनिया में कहीं से भी प्राप्त कर लें, इसमें उपस्थित तत्वों का भार कितना आएगा, बताओ जल्दी, उपस्थित तत्वों के भार का अनुपात कितना आएगा, जल्दी बताओ, इसमें उपस्थित तत्वों के भार का अनुपात कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर कार्बन 12 है और हाइड्रोजन 1 का 1 होता है, 4 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, काट दो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, मतलब 3:1 आएगा, है ना, बहुत बढ़िया बात, ठीक है ना। तो ये आपको नियम, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको एग्जाम में लिखने के हिसाब से मैं इसकी थ्योरी देता हूं और आप उसको समझो, है ना। तो देखो क्या लिखा है, इस नियम का प्रतिपादन 1799 में प्रावेस्ट नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के भार या द्रव्यमान का जो अनुपात है वो हमेशा निश्चित होता है ना, चाहे उसको कहीं से भी प्राप्त किया जाए, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है, जैसे जल को किसी भी स्रोत से प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों के भार का अनुपात हमेशा 1:8 आता है, जो मैंने आपको समझाया। CO2 को कहीं से भी प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित तत्वों के भार का अनुपात 3:8 आएगा, ये कहीं से भी हो जाए,
ठीक है, ऐसे CH4 का हो सकता है ना। तो 2 नियम हमारे होते हैं फिनिश, 2 नियम हमारे होते हैं बेटा कंप्लीट, है ना। और अब हम बेटा बढ़ेंगे तीसरे नियम पर, और तीसरा नियम जो है हमारा वो है गुणित अनुपात का नियम। कौन सा नियम बेटा? गुणित अनुपात का नियम। आप समझिएगा, टेंशन मत लेना, आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझने आने वाला, ठीक है ना। गुणित अनुपात का नियम, तो सबसे पहले बेटा सुन लो, इस नियम का जो प्रतिपादन है वो 1803 में हुआ था। और किसने किया था? तो ये नियम का प्रतिपादन बेटा डाल्टन साहब ने किया था। किसने किया था? डाल्टन साहब ने किया था, ठीक है ना। किसने? डाल्टन ने, है ना। जो परमाणु की खोज करता है ना डाल्टन, बताओ, है ना। तो डाल्टन ने किया था 1803 में। चलो, अब ये नियम कहता क्या है? तो बेटा ये नियम क्या कहता है पहले सुन लो। इस नियम में ये बोला गया कि बेटा जब 2 तत्व मिलते हैं, जब 2 तत्व मिलते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं। इस पॉइंट को अभी पकड़ लो, मैंने जो बोला है लिख के ही बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैंने क्या बोला? जब 2 तत्व मिलते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं। हाँ सर, ऐसा होता तो है ना। अब थोड़ा सा इस केमिस्ट्री को बेसिक एग्जांपल पे लाते हैं। हमारे घर की बातें सुनो। हम आपको 2 चीजें देते हैं, एक बेसन और एक शक्कर। बेसन जानते हो? बेसन जानते हो? चना, चना बेसन जानते हो ना? हाँ, बेसन, और एक देते हैं हम शक्कर। तो बताओ बेसन और शक्कर से आप क्या क्या बना सकते हो? तो आप बोलो कितनी सरल सी बात है सर, बेसन और शक्कर से हम लड्डू बना सकते हैं। हाँ। बेसन और शक्कर से हम बर्फी बना सकते हैं। हाँ। बेसन और शक्कर से हम बूंदी बना सकते हैं। बिल्कुल आप बना सकते हो, क्या ही दिक्कत है, बना सकते हो, है ना। तो भाई मैंने आपको 2 पदार्थ दिए थे, केवल 2 पदार्थ दिए थे, एक बेसन और एक शक्कर दिया था। आपने पदार्थ कितने बनाए? 3 बनाए, ठीक है। मैंने आपको दिया आटा, मैंने आपको दिया आटा और दिया मैंने पानी। मैंने आपको आटा और पानी दिया, हाँ दिया। सर आटे और पानी से आप क्या बना सकते हो? आप रोटी बना सकते हो, आप बाटी बना सकते हो, आप पराठे बना सकते हो, आप पूड़ी बना सकते हो। अब ये मत बोलने का सर उसमें नमक भी तो डलेगा। यार जो डालना वो डाल लेना, उससे क्यों दिक्कत? जो डाल लेना। मैंने तो आपको 2 दिए थे ना, आपने 2 से बनाए ना। नमक मत डालो, क्या ही दिक्कत है? क्या आप बिना नमक की रोटी नहीं खा सकते हो? बिना नमक का पराठा नहीं खा सकते हो? और डालना है तो डाल दो, मैंने तो 2 दिए ना। इन 2 से तो आपके 2 से अधिक पदार्थ बन गए ना। हाँ सर बन गए, है ना। हाँ बन गए, क्या ही दिक्कत है, बताओ, बन गए, है ना। तो ये बेसिक एग्जांपल है। अरे बेसिक में हमने देखा है कि जब 2 चीजों को मिलाते हैं तो 2 या 2 से अधिक चीजें बन जाती हैं। और ऐसा ही ये केमिस्ट्री में भी है, ऐसा ही ये केमिस्ट्री में भी है। तो बेटा ये जो नियम है ये कहता है कि जब 2 तत्वों को मिलाते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते हैं। बहुत बढ़िया, बन जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट है तो अब आएगा। लेकिन आगे इसमें यह बोला गया कि जब 2 तत्वों को मिलाते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनती है। ये बात तो सही है, लेकिन इसमें एक पदार्थ की मात्रा हमेशा निश्चित होती है। एक पदार्थ की मात्रा हमेशा निश्चित होती है। और जो दूसरा जो तत्व है, या दूसरा जो तत्व है वो गुणा में चलता है। दूसरा पदार्थ है वो गुणा में चलता है। जैसे मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे मैंने बेसन और शक्कर को दिया, तो बेसन शक्कर से आपने लड्डू बनाए, बूंदी बनाई, बर्फी बनाई। इसमें एक चीज तो निश्चित है ना, क्या? एक चीज तो निश्चित है ना, क्या? मीठापन। तो मीठापन तो चाहे लड्डू का हो, चाहे बूंदी का हो, चाहे आपका बेसन को, वो तो आपका समान होगा। ऐसा थोड़ी है कि बूंदी ज्यादा मीठी होती है और ऐसा मीठापन सबके लिए अलग अलग, नहीं, है ना। तो बस ये कहानी थी इसके, जो आप समझ गए हो, ठीक है ना। अब मैं आपको इसकी पूरी थ्योरी लिखा के समझाता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले तो आप यही लिखोगे कि इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 में डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने किया। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है? तो इस नियम के अनुसार होता है कि जब 2 तत्व आपस में क्रिया करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते, 2 या 2 से अधिक यौगिक बनते, ठीक है बात। इसमें एक तत्व की मात्रा हमेशा निश्चित होती है। एक तत्व हमेशा निश्चित होगा, वो नहीं बदलेगा। एक तत्व हमेशा निश्चित होगा, लेकिन दूसरा तत्व गुणित अनुपात में होता है। मतलब जो दूसरा होता है वो गुणा में चलता है। किसमें चलता है बेटा? गुणा में चलता है। गुणित अनुपात का मतलब वो गुणा में चलता है। अच्छा सर ऐसा है? हाँ सर, एग्जाम्पल तो दे दूं, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल देखो, देखो ये एग्जाम्पल है ना, ये एग्जाम्पल है बेटा। जब हम H2 को और O2 को मिलाते हैं तो इससे हमारे पास 2 यौगिक तैयार हो जाते हैं। इससे हमारे पास 2 यौगिक तैयार हो जाते हैं। कौन कौन से? देखो, है ना। देखो आपको मैं बताता हूं कौन कौन सी यौगिक बनते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखो, जब हम H2 और O2 को मिलाएंगे बेटा, जब हम H2 और O2 को मिलाएंगे तो पहला यौगिक हमारे पास तैयार होता है H2O, जिसका नाम है जल। जिसका नाम क्या है? जल।
सर ये कैसे प्राप्त होगा? हाँ, तो बेटा जब हम हाइड्रोजन को कम ऑक्सीजन देंगे, मतलब ऑक्सीजन का आधा अणु देंगे, ऐसा बोल सकते हो। जब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कम देंगे तो H2O प्राप्त होगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक O ही बचेगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, एक ही O बचेगा, तो H2 और एक O H2O बन गया, है ना। तो ध्यान रखना, जब हाइड्रोजन को हम कम ऑक्सीजन देंगे तो H2O बनेगा। हाँ, अच्छा सर इसमें उपस्थित तत्वों का अनुपात बताना। हाँ बिल्कुल बताएंगे। H कितना है? 2, तो एक H का भार 1, तो 2 का हो गया 2। अब O का कितना होगा? तो O का तो 16 होता है ना भाई, कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। अब जब हम H2O, जब हाइड्रोजन को पूरी ज्यादा ऑक्सीजन देंगे, देखो कम ऑक्सीजन देंगे तो जल बनेगा, लेकिन जब हम ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो यहां पर हमें बनेगा H2 और O2, है ना, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है और देखो ये तो हाइड्रोजन है, और जब 2 ऑक्सीजन होते हैं तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, ठीक है। क्या बोल देते हैं बेटा? पेरोक्साइड, ठीक है ना। क्या बोल देते हैं? पेरोक्साइड। तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन है और ये पेरोक्साइड है ना। जब 2 ऑक्सीजन होते हैं उसको पेरोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का भार देखो 2 है तो 2 होगा, लेकिन ऑक्सीजन का भार यहाँ 1 O का 16, तो 2 का कितना होगा? 32। अब यहाँ पर आप खुद देख लो, देखो OH यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, लेकिन देखो O गुणा में चला गया, देखो 16 दूनी 32, गुणा में चला गया नहीं, बोलो चला गया ना। तो देखो इसमें यही तो लिखा है कि एक तत्व जो है ना निश्चित होता है, लेकिन दूसरा किसमें होता है? गुणा में होता है। दूसरा किसमें होता है? गुणा में होता है। देख लो आपको, H यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन देखो O यहाँ 16 है, यहाँ कितना है? 32। ये इसका पहला एग्जाम्पल। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी बताने की कोशिश आपके लिए करूंगा। देखो दूसरा एग्जाम्पल, ये कार्बन है। अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाएं, तो देखो अगर हम कार्बन को कम ऑक्सीजन दें तो 2 से 2 कट जाएगा, बन जाएगा हमारे पास CO, और CO होता है हमारा, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। क्या है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। अब इसमें कार्बन कितना है? तो आप बोलोगे 12, और ऑक्सीजन कितना है? आप बोलोगे सर 16, ठीक है ना। चलो, लेकिन कार्बन को हम ज्यादा ऑक्सीजन दें तो हमारे पास प्राप्त होगा CO2, और जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिखा मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ कार्बन कितना है? 12, लेकिन ऑक्सीजन देखो 2 है, तो 1 O का 16, 2 O का कितना हो गया? 32। अब यहाँ खुद देख लो ना, एक तत्व की मात्रा निश्चित है, देखो एक निश्चित हो, दूसरा टाइम में चल रहा है, गुणा, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है कि नहीं? है ना। बोलो ये नियम आपका पालन हो रहा है कि नहीं? आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हैं, हो तो रहा है आपका, क्या ही दिक्कत है, हो तो रहा है ना। तो सही बात है ना, है ना। तो ये आपके पास नियम है हमारा बेटा गै-लुसैक का नियम। कौन सा नियम है बेटा? गै-लुसैक का नियम, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर इसकी बात करूं, देखो ये लिखा हुआ है गै, है ना, और लिखा हुआ है लुसैक, है ना। क्या लिखा हुआ है? लुसैक। तो गै का मतलब होता है बेटा गैस, गै का मतलब क्या होता है? गैस, और लुसैक ने इसको दिया था, इसलिए इसका पूरा नाम पड़ा गै-लुसैक। क्या नाम पड़ा? गै-लुसैक, ठीक है ना। तो इस नियम का प्रतिपादन बेटा 1808 में हुआ था, और 1808 में किसने किया था? गै-लुसैक ने किया था। किसने बोला था बेटा? गै-लुसैक ने दिया था। अच्छा सर ये नियम कहता क्या है? तो बेटा ये सिंपल सा नियम है। ये नियम जो है ना वो कहता है कि जब 2 गैसें आपस में संयुक्त होती हैं तो वो हमेशा सरल अनुपात में सहयोग करती है ना। जो अगर कोई 2 गैसें हैं आपस में सहयोग कर रही हैं तो वो हमेशा ही सरल अनुपात में सहयोग करेंगी, है ना। हमेशा कौन से अनुपात में सहयोग करेंगी? सरल अनुपात में। अच्छा सर सरल अनुपात थोड़ा का पता नहीं हमें, आप समझा दो थोड़ा तो सही रहेगा। भाई मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको, है ना। मैंने आपको पहले ही समझा दिया जो है ना सरल अनुपात, लेकिन फिर भी एक बार समझाता हूँ। देखो इधर, जैसे मान के चलो ये लिखा है 2:4 लिखा है, बताओ ये कट रहा है क्या? हाँ सर कट तो रहा है सर, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये सरल नहीं है। तो ये सरल नहीं है तो सर कौन सा है? तो ये वास्तविक है ना। तो जो अनुपात कटता है वो वास्तविक अनुपात होता है, लेकिन काट दिया तो 1 अनुपात कितना आया? 2। अब 1:2 आया, ये आपका सरल अनुपात है। क्यों? क्योंकि ये अनुपात आपका कट नहीं रहा। तो जो अनुपात कटता नहीं है वो सरल अनुपात होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोला गया कि जो 2 गैसें जब आपस में सहयोग करती हैं तो वो हमेशा सरल अनुपात में होती है ना, वो हमेशा सरल अनुपात में होती है। बस इतनी सी सिंपल सी बात कही है यहाँ पर, देखो आप ध्यान से, है ना। मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मान के चलो ये H2 है ना, और ये आपका O2 है।
ठीक है ना, ये आपका O2 है और यहां से बन रहा है आपके पास H2 जो आपका जल वाष्प होगा, है ना, क्या होगा, जल होगा, ठीक है ना। इसको बैलेंस करो, देखो H कितना है 2, इधर H कितने हैं 2, यहाँ O कितने हैं 2, यहाँ O कितना है 1, तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, इसको 2 करना है तो आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो H कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4, तो मतलब यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बताओ कि जो H2 है वो कितना मोल है, आप बोलोगे सर 1 मोल है, ठीक है। O2 कितना मोल है, सॉरी H2 आपका 2 मोल है, आगे 2 लगाना, 2 मोल है। अब मैं बोलूं O2 कितना मोल है, तो आप बोलोगे सर 1 मोल है ना। तो जब हम इनका अनुपात निकालेंगे, जब हम इनका क्या निकालेंगे बेटा, अनुपात निकालेंगे, तो ये अनुपात आएगा 2:1। क्या ये अनुपात सरल है, क्या अनुपात ये सरल है, आप बोलोगे हाँ सर ये अनुपात सरल है, क्योंकि ये नहीं कटा मतलब अनुपात सरल है। तो यही तो इस बात में कहा गया कि अगर गैसें सहयोग कर रही है तो वो सरल अनुपात में होंगी, और अगर सरल अनुपात है तो निश्चित कर सकती हो गैस है, ये भी क्या है, गैस, जी का मतलब क्या है, गैस, है ना। तो ये ध्यान रखना कि गैसें होती हैं तो वो सरल अनुपात में होती हैं, है ना। तो ये सरल अनुपात आ गया, मतलब ये गैस है, तो मतलब अनुपात से भी अपन पता कर सकते हैं गैस हैं या नहीं है, ठीक है ना। चलो इसका दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जैसे मेरे भाई N2 है मेरे पास और यहाँ पर मेरे पास H2 है, और जब N2 और H2 मिलते हैं तो आपको सिंपली पता है NH3 बनता ही है, ठीक है। यहाँ पर इसको बैलेंस करो, N यहाँ 2 है तो यहाँ आगे लगा दो 2, अब H कितने हुआ, 3 दूनी 6, तो इसके आगे लगा दो 3, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो ये कितना मोल है, तो आप बोलोगे सर 1 मोल है। ये कितना मोल है, तो आप इसके आगे 3 लगाए, मतलब ये 3 मोल है ना। तो अब मैं इसका अनुपात निकालूं, अगर मैं इसका अनुपात निकालने की कोशिश करूं तो ये कितना आएगा, ये 1 है और ये 3 है, मतलब 1:3 है, 1:3 है। तो बताओ 1:3 क्या सरल अनुपात नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर है, सरल अनुपात है, कैसी बात कर रहे हो, सरल अनुपात है, बस सिंपल है। अब सरल अनुपात है मतलब ये गैसें हैं, इस नियम में यही तो कहा गया कि जो गैसें हैं अगर होती हैं तो वो हमेशा सरल अनुपात में क्रिया करती हैं, सिंपली, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट और लास्ट नियम पे हम बात करते हैं। तो भाई लास्ट नियम हमारा क्या है, तो लास्ट नियम है हमारा आवोगाद्रो का नियम। और भाई जो आवोगाद्रो का जो नियम है, इस आवोगाद्रो के जो नियम है, इस नियम का प्रतिपादन 1800 जो है ना 11 में हुआ था। और 1811 में किसने किया था, जो आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक है बेटा, जो आवोगाद्रो दिख रहे हैं ना, ये वैज्ञानिक है, ठीक है, इनने किया था। और इनने बोला था, तो ऐसा बोल सकते हैं इस नियम के अनुसार स्थिर ताप और स्थिर दाब पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो नियम है वो स्थिर ताप और स्थिर दाब की बात करता है, ये पॉइंट को याद रखना। ये नियम किसकी बात कर रहा है, स्थिर ताप की और स्थिर दाब की बात कर रहा है। कौन सा नियम, आवोगाद्रो का नियम, किसकी बात कर रहा है, स्थिर ताप की और स्थिर दाब की, है ना। तो इसमें ये बोला गया कि स्थिर ताप और स्थिर दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अच्छा सर, मतलब सर समझे नहीं, मतलब सर समझे नहीं, ठीक है। यहां पर सुनो मेरी बात, मेरे पास यहाँ पर 2 पात्र हैं, ठीक है ना, मेरे पास यहाँ पर 2 पात्र हैं, ठीक है ना। कितने पात्र हैं बेटा, मेरे पास यहाँ पर 2 पात्र हैं, एक पात्र ये है और एक पात्र ये है, ठीक है ना। अब यहाँ सुनो, इस पात्र में बेटा जो है ना हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और इस पात्र में नाइट्रोजन भरी हुई है। इसमें जो हाइड्रोजन है उसका आयतन 1 मोल है और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसका भी आयतन कितना है, 1 मोल है ना। दोनों का आयतन जो है ना समान है ना। तो मैं आपसे बोलता हूं कि अगर इसमें अणुओं की संख्या जो है ना वो 100 है, तो बताओ इसमें कितनी होगी, इसमें कितनी होगी। सर सिंपल ही बात है, आपने नियम में बताया गया है कि समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। सर 1 मोल ये है तो 1 मोल तो ये है, अगर इसमें 100 अणु हैं तो इसमें भी तो 100 ही अणु होंगे। सर क्या ही बात है, शायद गैस कोई सी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इसमें हाइड्रोजन भरी, इसमें नाइट्रोजन भरी, अगर ये 1 मोल में इसके 100 अणु है तो इसके भी 1 मोल में 100 ही अणु होंगे, 100 ही होंगे, है ना। क्योंकि बोला गया नियम में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, चाहे वो कोई सी भी गैस हो। यहां पर मान के चलो आपने भर दी, देखो एक और हमने तीसरा पात्र ले लिया है ना, इसमें हमने भर दिया 1 मोल एलपीजी भर दी। कौन सी गैस भर दी, एलपीजी भर दी। तो बताओ इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी। सर 1 मोल है ना, हाँ 1 मोल है तो मतलब 100 ही अणु होंगे, बस है ना। समान आयतन है तो अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी है, ओके, इसका एग्जाम्पल भी हमारे पास है। देखो जैसे एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, जैसे मान के चलो
यहाँ पर, यहाँ देखो ये H2 है और यहाँ 2H2 है और ये O2 है और यहाँ पर H2O है, ठीक है, क्या है H2O, ठीक है। तो जैसे मान के चलो यहाँ ये कितना मोल है, 2 मोल है, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना मोल है, 1 मोल है, ठीक है ना, 1 मोल है, और यहाँ पर ये कितना मोल है, 2 मोल है, ठीक है ना, कितना मोल है, 2 मोल। तो बताओ किसके अणुओं की संख्या समान होगी, है ना। तो आप बोलोगे सर H2 और जो H2O है इसका आयतन जो है ना सर देखो समान है, तो समान है अगर इसका आयतन, तो इन दोनों में अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देना, यहाँ पर ये वाला एग्जाम्पल लिख देना, यहाँ पर अतः H2 व H2O के आयतन समान है, इसीलिए इनके अणुओं की संख्या भी समान होगी, अणुओं की संख्या भी क्या होगी, समान होगी, ठीक है ना। तो बस हमें ये लिख देना है ना। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये बेटा हमारे नियम हो गए रासायनिक संयोग के 5 नियम कंप्लीट। मुझे उम्मीद है सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे होंगे और किसी को भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हमें एक लास्ट टॉपिक और पढ़ना है इसमें, जिसका नाम है बेटा सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है ना। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट या सीमांत जो अभिकर्मक होता है ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटा एक ऐसा अभिकर्मक जो होता है जो अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले समाप्त हो जाता है, उस अभिकर्मक को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं या सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला वह अभिकारक जो अभिक्रिया में पूरी तरह समाप्त हो जाता है, अभिक्रिया में पूरी तरह समाप्त हो जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, लिमिटिंग एजेंट या सीमांत अभिकर्मक बोल देते हैं, ठीक है ना बेटा। और जैसे ये सीमांत अभिकर्मक खत्म होगा, अभिक्रिया की जो दर है वो रुक जाएगी, मतलब ये इसमें जो उत्पाद की मात्रा है वो सीमित हो जाएगी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आपको समझाता हूं बेटा, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान के चलो आपको पता है यार कि जब H2 और O2 मिलते हैं तो आपको पता है H2O बनता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन को, इस अभिक्रिया को बैलेंस करूं तो यहाँ पर बेटा 2 O, देखो यहाँ 1 O है और यहाँ 2 O है, तो मुझे इसके आगे 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जब मैं 2 लगाऊंगा तो बेटा 2 दूनी 4, इसके आगे 2 लगा दूंगा, ठीक है ना। अब इसके आगे 2 लगा है मतलब ये 2 मोल है, ठीक है ना, और इसके आगे कुछ नहीं लगा, 1 लगा है मतलब ये क्या है, 1 मोल है, और इसके आगे भी 2 लगा है मतलब ये कितने मोल है, 2 मोल है। कहने का मतलब मेरा ये है बेटा, अगर मुझे देखो, अगर मुझे 2 मोल जल बनाना है, ये जल है ना, ये क्या है, जल है ना, ये जल का सूत्र है ना, तो ये जल है। तो अगर बेटा मुझे 2 मोल जल बनाना है, तो 2 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल ऑक्सीजन के साथ मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि 1 मोल ऑक्सीजन को कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तो आप बोलोगे 2 मोल हाइड्रोजन की, ठीक है। ध्यान सुनो, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए 2 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है, तब जाके 2 मोल जल हमारे पास प्राप्त होता है। लेकिन बेटा अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जो हाइड्रोजन है वो आपका 1 मोल लूं, ठीक है ना, 1 मोल लूं, ठीक है ना, और मैं यहाँ पर क्या बनाऊं, जल बनाऊं। तो देखो आपको पता है ना, अगर हमें 2 मोल जल बनाना है, 2 मोल जल बनाना है, तो 1 मोल हाइड्रोजन के साथ 2 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन के साथ 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए ना। लेकिन अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन लूंगा तो ये जो हाइड्रोजन है वो समाप्त हो जाएगी, बोलो हो जाएगी कि नहीं, हाँ आप बोलोगे हाँ सर समाप्त हो जाएगी। अगर ये हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगी तो जो 2 मोल जल है वो बन ही नहीं पाएगा, वो केवल 1 ही मोल बन पाएगा, ठीक है ना, 1 ही मोल बन पाएगा, 2 मोल बन ही नहीं पाएगा, बोलो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो जो मात्रा पहले समाप्त हो जाती है उसको हम बोल देते हैं बेटा सीमांत अभिकर्मक, ठीक है ना। तो इसका एक उदाहरण आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, कि यदि 2 मोल H2 और 1 मोल O2 की ऑक्सीजन कराते हैं तो आपको पता है कि 2 मोल क्या बनता है
जल बनता है, जो आपके रिएक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। यदि अभिक्रिया में हाइड्रोजन की मात्रा आवश्यकता से कम ले, मतलब 2 मोल की आवश्यकता है और उससे हम कम मात्रा ले लें, तो हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल हाइड्रोजन पहले समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो सीमांत अभिकर्मक का काम करेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल हमने जो टॉपिक पढ़े हैं यही टॉपिक आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। तो वन शॉट में हमने आज इस वीडियो को हमने खत्म किया है, इस चैप्टर को खत्म किया है। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।